Maybe it will rise, but I don't think that it will go beyond 100. Anyway, only one student is enough for me. चलिए बच्चे, मैं विशाल दोषी, मुझे आप सब जानते ही है मोस्टली, है ना। जो बाहर के वो उसको बता दूं कि आई एम SSIP कोऑर्डिनेटर एट GEC भरूच। इतनी मेरी पहचान काफी है। लेट अस स्टार्ट। ABCDE, एनीबडी कैन ड्रीम एंटरप्रेन्योरशिप। उससे भी पहले एक क्वेश्चन मेरा और कि वाई वी स्टडी, क्यों हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, है ना? क्या पर्पस है हमारा पढ़ाई करने का, और एक इंसान की लाइफ में कितने आयाम होते हैं। देखो, एक अध्ययन का, है ना, एक व्यवसाय का, यानी कि वो जो बिजनेस करता है, जॉब करता है, वो एक सोशल आयाम होता है, और एक अपना परिवार का आयाम, पारिवारिक आयाम, सामाजिक आयाम, व्यवसायिक आयाम और अध्ययन आयाम। 4 आयाम होते हैं। किसी भी इंसान के लाइफ में 4 आयाम होते हैं, है ना, इससे ज्यादा होता नहीं। अब बाकी के 3 आयाम एक तरफ और अध्ययन वाला यानी कि पढ़ाई वाला आयाम एक तरफ। क्योंकि एक हम देखते हैं पूरी सृष्टि में तो एक इंसान ही ऐसा है जिसको सिर्फ 25 इयर्स ऐसा बोल दिया जाता है, जाओ जाके तुम पढ़ो, दूसरा कुछ मत करो, है ना। हालांकि पढ़ते समय भी हम सामाजिक होते ही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि तुम जाके पढ़ो, है ना। बाकी किसी को भी आप देख लो, किसी को पढ़ाई का कोई चांस नहीं, है ना। बर्थ हुआ नहीं कि वो लोग की स्ट्रगल चालू हुई नहीं। यहाँ पे एक इंसान को 25 इयर्स तक सारी कायनात, सारा समाज, है ना, कायनात इसीलिए बोला कि सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। पूरी सृष्टि, सिर्फ इंसान ही नहीं, समाज बोलता हूँ तो सिर्फ इंसान ही आता है, लेकिन पूरी कायनात बोलता हूँ तो हर कोई आता है। एक इंसान के बच्चे को सपोर्ट करता है 25 इयर्स तक, यानी कि 25 इयर्स तक उसका मेन काम एक ही रहता है कि पढ़ाई करना। सुनील सर, તમારો માઇક ઓફ કરો। सॉरी, 25 इयर्स तक उसका पर्पस एक ही होता है, पढ़ाई करना, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई क्यों करना भाई, है ना, पढ़ाई क्यों करना। डेफिनेटली आंसर एक है कि बाकी के 3 आयाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना, समाज के फ्रंट पर, व्यवसाय के फ्रंट पर और परिवार के फ्रंट पर, तीनों फ्रंट पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना, इंसानों जैसा व्यवहार करना। एक मुख्य मुद्दा यही है कि पढ़ाई हम इसीलिए करें, और पढ़ाई सिर्फ 25 इयर्स तक कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन 25 इयर्स तक ज्यादातर प्रधान रूप से हम पढ़ाई करते हैं। बाकी तो सारी जिंदगी हम पढ़ाई करते ही है, लेकिन 25 इयर्स तक बर्थ से लेकर प्रधान रूप से हम पढ़ाई ही करते हैं। तो उसका एक पर्पस ये है, सबसे पहला पर्पस, कि हम स्वावलंबी हो जाए, है ना, हम आत्मनिर्भर हो जाए, है ना। पर्पस मेन है, बाकी सब भी है कि भाई हम व्यवहार भी अच्छा करें सबके साथ, परिवार के साथ संबंध बना के रखें, समाज के साथ संपर्क बना के रखें, है, और व्यवसाय में भी अच्छा करें, है ना। व्यवसाय यानी एक तरह से कि हम अपना फाइनेंशियल पार्ट, जो मुद्रा वाला पार्ट है ना, जिससे हम मार्केट में से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। जो बाजार में से चीजें मिलती है उसके लिए पैसा चाहिए, तो एक पर्पस ये है, यानी कि स्किल वाला भाग हो गया पढ़ाई का, स्किल वाला भाग। तो अध्ययन का एक पर्पस ये है कि स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना। अब आप सोचिए कि 25 इयर्स के बाद आप क्या ये कह सकते हैं कि यस आई एम अ सेल्फ सफिशिएंट, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, है ना। आप इतनी पढ़ाई करते हैं 25 इयर्स तक, सपोज 22 इयर्स तक करते हैं, 20-25 साल तक पढ़ाई करने के बाद क्या कोई कह सकता है कि मैं
आत्मनिर्भर हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, आपके माइंड में निश्चिंतता है कि अब मुझे जाके मैं अपनी आजीविका, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे खुद के लिए और मेरे परिवार के लिए, और जो परिवार मेरा और आगे जाके एक्सटेंड होने वाला है, उस सब के लिए मैं अपनी सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाऊंगा। तो क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है हम सबको? बताइए बच्चों, बताइए। है ना? आपके अंदर आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है। नहीं कह सकते। 25 साल के बाद, है ना, हम यही अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, है ना, मिजरी, ग्रीफ, बहुत सारे मैंने नकारात्मक शब्द यूज किए, लेकिन ऐसा ही चलता है। तो क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है ना, कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? सारे सवालों का जवाब हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। है ना? अब देखो कि पढ़ाई कैसे होती है ना, अध्ययन के ऊपर मैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, पूरे दिन तक बता सकता हूँ कि अध्ययन कैसे होता है, स्टडी कैसे होता है, लेकिन मुख्य रूप से मैं उसका थोड़ा ग्लिम्स दूँ तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, है ना, ऐसे हम अध्ययन करते हैं। अभी भी आप सुन रहे हैं, है ना, तो आपका एक अध्ययन हो रहा है। कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे और कुछ करेंगे, है ना, इतना हम करते हैं। सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और करेंगे, ये चारों मिला के हम अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में ये करने के बाद उस पर सोचते हैं, थिंक करते हैं। ये चारों करने के बाद उसके ऊपर हम सोचते हैं, मनन करते हैं। मैं उसका वर्ड यूज किया, मनन, है ना, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं। बाद में हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि भाई ये चीज इंडक्शन मोटर ऐसी है ना, उसके बारे में पूरा सब कुछ जान लिया तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमने इंडक्शन मोटर का अध्ययन पूरा किया, हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन जब तक मेरे नॉलेज को मैं प्रमाणित नहीं करता तब तक वो मेरा अध्ययन है नहीं। जीटीयू 4 साल के बाद एक प्रमाण पत्र से आपको प्रमाणित करेगा कि ये बच्चे के 9.25 CGPA है, तो उसको मैं प्रमाणित करता हूं कि ये बहुत बढ़िया इंजीनियर है। ऐसा प्रमाण पत्र जीटीयू दे देता है ना, यानी एक तरह से वो प्रमाणित हुए आप। लेकिन सही में बताइए कि वही जीटीयू को, यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है, वही अगर किसी को जॉब पे रखना चाहती है और आप जॉब पे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वही जीटीयू ही रिफ्यूज कर देगी कि भाई तुम प्रमाणित नहीं हो। जिस यूनिवर्सिटी ने आपको प्रमाणित किया वो यूनिवर्सिटी भी आपको रिफ्यूज कर सकती है, भले ही वही यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि आपके 9.5 एसपीआई है, 9.5 सीजीपीए है, 9.5 सीपीआई है, इतना बढ़िया रिजल्ट है, इतना बढ़िया से आपको प्रमाणित किया है, प्रमाण पत्र दिया है, लिख के दिया है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिलता। खुद प्रमाण पत्र देने वाली एजेंसी भी शायद आपको जॉब ना दे, ऐसा हो ही सकता है ना। तो सोचिए कि क्यों ऐसा होता है। इसीलिए होता है कि सही में आपने अपने नॉलेज को प्रमाणित किया ही नहीं है ना। आपने कुछ एग्जामिनेशन सिस्टम के अपने लिमिटेशन से, सिलेबस के अपने लिमिटेशन से, चेक करने वाले के अपने लिमिटेशन से, हर एक लेवल पे लिमिटेशन से, है ना। आपको सिलेबस भी अपने आप में आधा अधूरा होता है क्योंकि उसकी भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। जो सिलेबस बनाने वाला होता है उसको बहुत दिक्कतें फेस करनी होती है और उसको कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर पढ़ाने वाले का हर एक का लिमिटेशंस होता है ना। तो हर जगह पे आधा 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 करके वन थर्ड सिंड्रोम बोलते हैं कि वन थर्ड हर लेवल पे वन थर्ड चला जाता है। तो कुल मिला के हाथ में आप देखो एक लेवल पे वन थर्ड गया, जो बाकी रह गया टू थर्ड उसमें से दूसरे लेवल पे वन थर्ड गया,
वो जो बाकी रह गया वो आगे गया, उसमें से तीसरे लेवल पे 1/3 गया। तो 1/3 सिंड्रोम से हम पीड़ित है। और कुल मिला के 4 साल के बाद जो हाथ में डिग्री आएगी वो बहुत आधी अधूरी ही होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी तरह से इंजीनियर हूं, लेकिन आप तैयार है नहीं, है ना? तो अब करें क्या भाई? सिस्टम तो ऐसी ही है। तो मेरे नॉलेज को प्रमाणित करना है, मुझे मेरे नॉलेज को सर्टिफाइड करना है ना? खुद मुझे एक विश्वास आ जाए, है ना? जो भी प्रमाण पत्र मिलते हैं वो तो है ही, बहुत से मिलेंगे, है ना? आप 100 पॉइंट एक्टिविटी में इतने सारे प्रमाण पत्र लाते हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट्स लाते हैं, लेकिन मुझे अपने आप में एक विश्वास हो जाए कि नहीं, अब मैं कुछ नॉलेज के साथ हूँ, कुछ कैपेसिटी के साथ हूँ, कुछ एबिलिटी के साथ हूँ, कुछ टैलेंट के साथ हूँ, कोई कुछ स्किल के साथ हूँ, मुझे अपने आप में ही विश्वास हो जाए ऐसा करना है मुझे, तब जाके खुद को जब हम प्रमाणित कर देते हैं तो बात पूरी हो गई। बस इतना ही करना है। कोई कितना भी प्रमाणित कर ले ठीक है, लेकिन आप अपने आप को स्वयं में विश्वास आ जाता है, स्वयं को ही प्रमाणित कर देते हैं कि नाउ आई एम रेडी, तो उससे ज़्यादा होता नहीं और उससे कम में चलता नहीं। तो उसकी बहुत सारी मेथड्स हो सकती है, लेकिन एक सबसे बढ़िया और हैंड्स ऑन मेथड है कि you go for a some project, you go for a some mini or major project, you go for a startup, whatever idea within you, just try to convert it into the prototype or a product, है ना? ये बहुत शॉर्ट में मैंने अध्ययन खत्म कर दिया, है ना? बाकी अध्ययन की पूरी एक एक आयाम मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे इन्वेंशन तक, कैसे इनोवेशन तक भी जाया जा सकता है। हर एक इंसान, मैंने यहाँ पे लिखा है एनीबडी कैन डू, एनीबडी कैन ड्रीम एंटरप्रेन्योरशिप, तो आई मीन इट, है ना? हर एक बच्चा इन्वेंशन लेवल पे जा सकता है और सब में इमेजिनेशन पावर एक सा ही है। ऐसा नहीं है कि दोषी साहब में ज़्यादा है और आप में कम है, सब में एक समान ही है ना? कहाँ तक आप अपनी कॉन्शियसनेस यूज करते हो उस पे है ना? आप एक लेवल पे हो या अंदर के बहुत अंदर के लेवल तक हो, है ना? जिस लेवल तक आप जाना चाहे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं और आपकी कल्पनाशीलता का अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं। अभी भी करते ही है, लेकिन फेवर में नहीं करते सिर्फ। एनीवे, तो उसका तोड़ एक ही है, प्रमाणित करना अपने आप को, और उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा, है ना? एक प्रोजेक्ट ले लो, अपने माइंड में एक आइडिया ले लो, है ना? आइडिया कहाँ से आएगा? अब क्वेश्चन ये है कि भाई कहाँ से आइडिया? वो तो देखना है आपको कि कहाँ पे नीड है। नीड विल लीड टू द सीड, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। उसको अलग तरीके से बोले तो नीड विल लीड टू द सीड। सीड यानी आइडिया, नीड यानी कि रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है? देखो आप, जहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जहां पे एक प्रॉब्लम के 1,00,000 सॉल्यूशन है और 1,00,000 प्रॉब्लम के 1,00,00,000 सॉल्यूशन है, तो हम कहते हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम है अपनी कंट्री में, हम बाहर देखें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है? तो उसमें से एक नीड को पकड़ लो और उस नीड पे काम करो, और वो नीड है, उस नीड के सामने आप एक सॉल्यूशन दे दो, समाधान दे दो, एक समस्या के सामने समाधान दे दो, तो वो आपका स्टार्टअप हो गया, वो आपका प्रोजेक्ट हो गया। वो प्रोजेक्ट करते 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 आप अपनी टैलेंट को, क्योंकि आपकी क्षमता से अभी ऐसा ही लगेगा अपने, देखो हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से थोड़े आगे का ही अनुमान लगा सकते हैं हम, उसको अनुमान बुद्धि कहते हैं। श्रवण बुद्धि पहली जो मैं कहता हूँ उसको सोच के आप समझते, वो श्रवण बुद्धि। दूसरी अनुमान बुद्धि है, वो उसका इतना लिमिटेशन है कि आप जहाँ खड़े उससे थोड़ा ही अनुमान लगाते हैं, और वो जो अनुमान लगाते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं तो और थोड़े आगे का अनुमान लगता है, और थोड़े आगे का, और थोड़े आगे का, ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारा काम मैंने कर दिया। तो एक बड़ा सा, अपनी क्षमता से भी ज्यादा हो ऐसा बड़ा एक प्रोजेक्ट लेना है,
है ना। प्रोजेक्ट कैसे लेना है कि आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे नीड है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं एक दो नीड तो आपको। पहला मैं रामदेव बाबा की बात करता हूं। देखो रामदेव बाबा 5 साल से सिर्फ मार्केट में है, 5 या 6, ज्यादा नहीं, है ना। डाबर वाला एक 100 साल से है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 100 साल से है, ऐसा कह सकते हैं। पूरी दुनिया में तो वो उससे भी ज्यादा साल से है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना, हिमालय, आयुर्वेदा और दूसरे कितने सारे, है ना, मैरिको और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सालों से है। लेकिन रामदेव बाबा की जो कंपनी है उसका टर्नओवर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद दूसरा आ गया 5 साल में, सिर्फ 5 साल। क्योंकि बाबा ने नीड पकड़ ली सबकी, है ना। उसने देखा कि इतना बड़ा गैप है ना, इतना बड़ा गैप है। तो वो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की आयुर्वेद का यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके। जो आयुर्वेद की पुस्तकें मार्केट में फ्री में मिल रही है ना, कोई उसको लेने वाला नहीं है ना, वही पुस्तकें, है ना, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है। तो उसका यूज करके आज उसने अपनी कंपनी है करीब करीब 15-20 हजार करोड़ की बना दी। और उसकी जो दूसरी कंपनियां भी अभी ऐड की, रुचि सोया और ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी ऐड की, तो उसका टर्नओवर 20 हजार करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया। 5 साल में 20 हजार करोड़ का टर्नओवर। तो उसने गैप पकड़ लिया, है ना। बाद में 100 साल वाली कंपनी उसकी प्रोडक्ट की कॉपी करने लगे। तो देखो कि कितनी बड़ी, अपने सामने सब कुछ था लेकिन कोई देख नहीं पाया। डंजो करके एक कंपनी है, डंजो, है ना, बेंगलोर और नहीं आई है ना। मैंने है ना। और ये पेंडेमिक में, ये कोविड में तो इतना इतना बढ़िया काम किया डंजो ने, इतना बढ़िया काम किया। वो काम क्या करती है वो मैं बताता हूँ। उसका जो ऑनर है मैं भूल चुका हूँ नाम, लेकिन कबीर करके है मेन, कबीर, है ना। वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि वो बहुत पैसे वाला, लेकिन उसने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें एक मैसेज डाला कि आपको जो भी काम हो वो मुझे लिस्ट दे दो, मैं आपका काम करके दूंगा, है ना। टू डू लिस्ट आप बना के दो, और जो काम टू डू लिस्ट में से आप नहीं करना चाहते वो काम मुझे दे दो, है ना। अभी मेरे पास भी ऐसा प्रश्न है कि बहुत सारे काम है ना। तो मैं डेलीगेट योर वर्क, मैं हमेशा बोलता हूँ डेलीगेट योर वर्क। तो वो टू डू लिस्ट पे से बहुत सारे काम उसको दे देते हैं और वो सारा काम करके उसको दे देता है। और उसके बदले में जो भी कुछ, जो कोई देना चाहे वो दे देता है। इससे ये रामा वाला काम, है ना, जिसको हम रामा बोलते हैं, अपने घर पे जो रामा रखते हैं ना, नौकर, है ना, तो उसको वही कराते हम काम कि भाई ये काम तू कर ले। तो ऐसा काम शुरू किया उसने। बाद में देखो कि अभी वो करीब करीब 2000 करोड़ की कंपनी हो गई है, 2000 करोड़ की बात कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर के। सर अवाज नहीं આવતી। ऋषि सर તમારો અવાજ નથી આવતો। हेलो। हाँ सर હવે આવે છે। આવ્યો હવે સર? हाँ सर હવે આવે છે। हाँ हाँ। तो कहाँ तक आपको सुनाई दिया सर? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यू आर ओके। ऑडिबल। तो गंजो का मैं बात कर रहा था कि मैं अपने घर रामदेव से एक फाइल
अपने घर તમે से एक રામદેવ फाइल भूल બાબાની વાત गया। કરી સર પેલા. ઓહો, તો ડંઝોની વાત નથી કરી? ના, એ નથી સંભળાયું સર. अरे भाई तो बोलो तो खरा कोई, है ना? एम आई टॉकिंग टू ऑल? यस सर, वो आपने प्रोजेक्ट लास्ट वो कबीर आवाज का आई थी, नाम उसकी लिया था। बात बाकी है। हाँ, लास्ट प्रोजेक्ट आपने जो वो उन्होंने उसका बनाया मालिक था, बोला वो था ना कबीर। 2000 चलो करोड़ ओके, का। मैं डंजो का कर देता हूँ। डंजो, है ना, देखो बेंगलोर में मैंने 2 कंपनी वैसे देखी, बॉस और डंजो, है ना। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि देखो लोग ऐसा भी काम करते हैं। तो डंजो कंपनी ने, उसके कबीर ने क्या किया कि आपका टू डू लिस्ट बना के दो, है ना, यानी कि जो रामा काम करता है अपने घर पे ऐसा, और वो लिस्ट मुझे दे दो, मैं सारे काम निपटा दूंगा। तो उसका एक प्लेटफॉर्म भी बनाया, यानी कि सपोज मैं अपने घर से अपनी एक इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया ऑफिस आने, या तो मेरे कपबोर्ड की ही भूल गया, की में सारी, वो कपबोर्ड में सारी फाइल पड़ी हुई थी, तो मैं वो भूल गया। तो अभी मैं काम क्या करूंगा, और मैं घर पे भी नहीं जा सकता। तो मैंने डंजो को बोल दिया कि मैं घर से मेरी चाबी लेके आ, ये मेरा एड्रेस है, तो वो घर से चाबी लेके आ जाता है ना। मुझे कुछ घर से मैं टिफिन लाना है तो वो टिफिन भी लेके आएगा, कुछ भी करना है ना। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये काम करवाना है बॉस से, मैंने देखे कि कोई जगह पे, देखो ये कोविड में तो कैसा था कि ये चीजें नहीं मिल रही है, तो बहुत से लोगों ने बियर विस्की के लिए भी यूज किया, हालांकि वो अनएथिकल है, लेकिन फिर भी उसका काम था तो वो किया। बहुत से लोगों ने मेडिसिन के लिए यूज किया कि ये मेडिसिन मुझे चाहिए, मेडिसिन नहीं है मेरे पास, है ना, तो डंजो ने लाके दिया। कुछ भी काम बोलो आप, डंजो करके दे देता है। और वो कंपनी की कीमत करीब करीब 2000 करोड़ तक हो गई, अप्रोक्सीमेट फिगर है सारी, हाँ ये, लेकिन ऐसा समझो कि वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस हो गई। अभी ये सिंपल काम था, एक आप सभी को नीड रहती है ना, हर रामा की नीड रहती है, तो वो रामा को उसने प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात कर दी, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर दिया। और गूगल ने उसको फंडिंग दिया, इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल ने फंडिंग दिया। ऐसी एक बॉस करके कंपनी है ना। क्यों बेंगलोर में ये दोनों कंपनी, क्यों बाद में मुझे पता चला कि बेंगलोर सबसे इंडिया में नंबर 1 ट्रैफिक वाली कोई सिटी है तो बेंगलोर है। आपको एयरपोर्ट जाना होता है तो 4-5 घंटे पहले निकलना होता है। 6 बजे मेरी फ्लाइट थी, मैं 12 बजे निकला था, है ना। बाद में आधे रास्ते जाके मैंने व्हाट्सअप कर दिया अपने सारे फ्रेंड्स को जो होटल पे बाद में निकलने वाले थे। मैं अकेला अपने तरीके से निकला था कि सिटी को देखते हुए निकलूंगा, तो मैंने किया कि तुरंत निकल जाओ वरना पहुंच नहीं पाएंगे। और वहां बेंगलोर से जो भी फ्लाइट जाती है वो 10% टिकट ज्यादा ही दे देते हैं, क्योंकि 10% लोग नहीं पहुंच पाते। आज की तारीख में ये सच्ची बात है ना, एकदम सच्ची बात है। आप देख लेना कहीं पे, गूगल पे या जाके ढूंढ लेना। तो वहां पे ये डंजो का कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा स्टार्टअप वहां पे देखा बॉस करके, कि 2 व्हीलर वाला एक कंपनी है ना, तो आप उसका 2 व्हीलर कहीं पे भी रास्ते पे साइड पे, उसका प्रॉब्लम भी हुआ है ट्रैफिक का कि साइड पे कहीं पे भी कोई पार्क कर देता है, उसका व्हीकल मिलता है कहीं से भी आप ले लो, जहां पे ट्रैफिक आए वहां पे साइड पे फिर से पार्क कर दो, फिर आगे थोड़े चलते चले जाओ, फिर वो वहां से कहीं से भी साइड पे पड़ा हो तो ले लो, ऐसे करके आप जा सकते हैं। यानी उसने ऐसी सिस्टम बनाई है कि 2 व्हीलर है उसका, है ना, वो रेंट पे देता है, और उसकी लॉकिंग सिस्टम वो सब उसने ऐसा बनाया है कि आप उसका यूज कर सकते हैं पे एंड यूज करके अपने आप। तो दोनों बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी। देखिए कैसे कैसे आइडिया है। मैंने कहा ना नीड, देखो क्रिकेट है ना, इसीलिए मुझे पता है ये क्रिकेट का, क्योंकि मेरा बच्चा भी एक समय पे भरूच के टीम में था। तो मुझे तब पता चला है ना कि जब सिलेक्शन होता है तब लोग 20-20 हजार वाला बैट लेके आते हैं। अब सिलेक्शन में 1-2 मैच होती है, सिर्फ 1-2 मैच होती है।
अब 1-2 मैच के लिए 20,000 का बैट मैं कहां से लाऊं? या तो सपोज कि 1 महीना अब और आगे कुछ मैच में भी सिलेक्ट हुए, 1 महीना से ज्यादा है नहीं, और उसमें सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर अगले साल, तो अब 20-20 हजार का बैट कौन लाएगा? तो मैंने ये देखा कि ऐसे ऐसे स्टार्टअप बने हैं कि वो बैट को रेंट पे देते हैं, है ना, वो 4,000 रुपया 5,000 रुपया रेंट ले लेते हैं और इतना बढ़िया बैट देते हैं, और वो जो मार्केट में 30,000 रुपया वाला बैट है ना, वो दे देते हैं 5,000 कि ऐसे ही करो, स्ट्रोक चला जाएगा चौका, वो लोग ऐसा ही, तो यानी बढ़िया बैट देते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा स्टार्टअप बना हुआ है, कितनी जगह पे ये मैंने देखा है ना, लोग यहाँ से एक जगह पे से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होके जाते हैं, तो इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट किया कि वो सारा फर्नीचर, उसके रहने की सारी सुविधाएं हम कर देंगे, है ना। तो फर्नीचर वाले से, फ्रीज वाले से, सबके साथ उसका कांटेक्ट होता है, वो वहां से जो फर्नीचर चाहिए वो वहां पे रख देते हैं, और फिर वो 1 साल के बाद कहीं और चला जाता है, 2 साल के बाद, तो वो फर्नीचर वापस ले लेते हैं, सारा रेंट पे, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि अगर वो फर्नीचर मैं रखता हूं, है ना, अगर मेरी कंपनी है, मैं खरीदता हूं, तो उसको मेंटेनेंस रखो, ये करो वो करो, ये कुछ नहीं करने का, सिर्फ उसको बोल देने का, वही मेंटेन करेगा, और जब काम नहीं है तो वो लेके चला जाएगा। तो इतने सारे स्टार्टअप, इतने सारे आइडिया, ऐसा लगेगा कि ये इंजीनियर लोग कर रहे हैं, तो यस, इंजीनियर लोग भी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो इंजीनियर लोग ही कर रहे हैं, खाने का कितने सारे स्टार्टअप, चाय के कितने सारे स्टार्टअप, तो इतनी सारी सुविधाएं अब सबको चाहिए, है ना। और इतने सारे गैप, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइज वे पे काम कर दिया आप लोगों ने, है ना। कार्ड लिख के देते हैं, है ना। एक पोर्टल मैंने ऐसा देखा कि जिसपे आपको किसी को कार्ड भेजना है, कार्ड वाली सिस्टम चली गई है, लेकिन आज की तारीख में बर्थडे का कार्ड भेजना है ना, तो वो आपके बदले कार्ड भेज देता है, आपका ही राइटिंग ले लेता है, और आपका राइटिंग किसी तरीके से वहां पे वो लगा देता है ना, वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करता है ना। आपको ही कहता है कि आप लिखिए, और वो उसको कार्ड भेज देता है आपके बदले। तो ऐसा भी स्टार्टअप देगा। तो आप देखो, सोच नहीं सकते आप, इतने स्टार्टअप है, इतनी सारी नीड जनरेट हुई है ना, हर जगह पे कोई ना कोई, किसी को कोई ना कोई, क्योंकि काम सबको इतना है, और मेरी एक्सपर्टाइज इतनी है, यही चीज का मैं उत्पादन करता हूँ, यही चीज की मैं सेवा दे सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं आता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल ही है ना। तो आप भी नीड को पकड़ सकते हैं, नीड विल लीड टू द सीड, है ना। तो एक बात नीड की हो गई कि मैं प्रोजेक्ट कैसा लेके आऊं, तो नीड पकड़ना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात कि स्टार्टअप और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ये सब के बीच में फर्क क्या है ना, ये सब के बीच में क्या फर्क है? What do you mean by startup? What do you mean by business? And what do you mean by entrepreneurship? मेरे जो टॉपिक है उसका टाइटल ये है कि एनीबडी कैन ड्रीम एंटरप्रेन्योरशिप। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? देखो, बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, है ना। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एक क्वालिटी है, क्वालिटी है यानी कि कोई एक व्यक्ति में होगी ये क्वालिटी। तो स्टार्टअप और बिजनेस दोनों ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एंटरप्राइज है, उसको स्टार्टअप या बिजनेस कहते हैं। वो दोनों का कोई ऑनर है, उसको या तो एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं या तो बिजनेसमैन कह सकते हैं, है ना। हालांकि स्टार्टअप का जो ऑनर है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और बिजनेस का भी ऑनर है उसको भी एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर में जो क्वालिटी होती है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, है ना। हालांकि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर को अलग भी डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर है वो एथिक्स से काम करते हैं पूरे। सपोज टाटा है तो उसको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस वाले एथिक्स के काम नहीं करते, लेकिन बिजनेस का एक मेन पर्पस यही होता है कि प्रॉफिट, मेन फोकस प्रॉफिट पे होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉफिट के सिवा भी बहुत सारे सोशल वर्क भी करता है। तो ये सारी डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फर्क है? किसको आप स्टार्टअप बोलेंगे, किसको आप बिजनेस बोलेंगे?
कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा बताएगा? बड़े छोटे सब बच्चे। क्योंकि ये पहले सेमेस्टर से सब सेमेस्टर के बच्चे मिला के 72 है। देखो, चलिए मैं ही बता देता हूं। देखो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमेशा देता हूं मैं, क्योंकि भरूच में ही है। भरूच में खोडियार काठियावाड़ी ढाबा है ना, और जोमेटो भी है। तो खोडियार काठियावाड़ी ढाबा यानी कि बिजनेस हो गया, होटल बिजनेस है ना, और जोमेटो यानी स्टार्टअप हो गए। फर्क क्या है ना? खोडियार वाला 5 साल 7 साल पहले आया था, उसी समय पे करीब करीब जोमेटो भी आया था। खोडियार वाले के पास 25 होटल है आज की तारीख में, 20 से 25 है बस। कोई नई चालू हुई, कोई बंद हुई, ऐसा करके कुछ कुल मिला के इतनी ही है ना। और ये जोमेटो वाले के पास आप गिन नहीं सकते, सारे के सारे होटल है, कुछ भी खाना खिला। तो स्केल अप और इनोवेशन है ना, दो चीज स्टार्टअप से जुड़ी हुई होती है ना। इनोवेशन एंड स्केल अप। इनोवेशन यानी कि दो तरह के होते हैं, आइदर यू चेंज द रूल ऑफ गेम और यू चेंज द गेम इटसेल्फ, है ना। पूरी गेम ही बदल डाली, है ना। गेम का एक रूल चेंज करो तो भी इनोवेशन है, लेकिन पूरी गेम ही बदल डालो, है ना। देखो, रेडियो से, बड़े रेडियो से छोटा रेडियो आया, छोटे रेडियो से पिक्चर वाला रेडियो आया, है ना, वो CRT वाला टीवी। बाद में उसमें बहुत सारे चेंज हुए, तो वो छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़ा चेंज कब हुआ? जब छोटे से बड़ा पिक्चर वाला रेडियो आ गया, यानी टीवी आ गया, तो वो बड़ा चेंज हुआ। फिर वो टीवी में बहुत सारे छोटे बड़े चेंज हुए, लेकिन बाद में LED आया तो वो बहुत बड़ा चेंज हो गया। वो LED में से फिर LCD में, पहले LCD आया, फिर LED आया, फिर ऑर्गेनिक LED भी आया, अब तो कैलेंडर आ गया, कैलेंडर टीवी आ गया, है ना। तो छोटे चेंज भी होता है एक प्रोडक्ट में। पहले मोबाइल था, मोबाइल के अंदर पहले कैलेंडर और घड़ी आ गई तो बहुत बड़ा इनोवेशन हो गया। उसके अंदर कैमरा आ गया तो वो बहुत बड़ा इनोवेशन आ गया। बाद में अब तो पूरी दुनिया आ गई मोबाइल में, अपनी बैंक भी आ गई, अपना बाजार भी आ गया, अपना खाना पीना भी आ गया, है ना। अब तो लोग शादी में भी, शादी भी मोबाइल पे कर लेते हैं, बस इतना, यहाँ तक। बाद में तो नहीं चलता, है ना। तो बहुत कुछ मोबाइल तक, मोबाइल से हो जा रहा है। तो ये देखो, छोटे छोटे इनोवेशन होते हैं तो उसको लीनियर इनोवेशन कहते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल इनोवेशन या तो लीनियर इनोवेशन। और बड़े चेंज होते हैं, डिसरप्टिव चेंज, उसको वर्टिकल इनोवेशन कहते हैं, डिजिटल इनोवेशन कहते हैं, है ना। तो छोटे इनोवेशन है उसको 1 to n बोलते हैं, और बहुत बड़े इनोवेशन है उसको 0 to 1 कहते हैं। पहले 0 to 1 करो, बाद में 1 से धीरे 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 n तक लेके जाओ, है ना। लेकिन यू चेंज द होल गेम, दैट इज अ बहुत बड़ा इनोवेशन, है ना, बहुत बड़ा इनोवेशन। तो ये बात है। तो उसके बहुत एग्जाम्पल है। देखो, गूगल की ही बात करो, है ना, तो बहुत पूरी गेम बदल डाली गूगल, है ना। आज आपको डिजिटाइज कर दिया, आपको क्या चाहिए वो पता है, आपको उसको पता है ना। एक शॉप में से मैं ब्रांडेड क्लोथ मैंने खरीदा, है ना। कोई ब्रांड वाला खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे का जीत था तो उसको मैंने दिलाया, है ना। तो वो कार्ड से पेमेंट किया, तो दूसरी सेकंड में SMS आ गया कि भरूच में ये दुकान है, उसमें ये ब्रांड के मिलते हैं। देखो, मेरे डेटा चोरी हो गए, है ना। HDFC का कार्ड था, HDFC ने किसी को डेटा बेच दिया, और मैंने देखा मेल पे भी आ गए। जिस तरीके से कपड़े मैंने खरीदे से उसी तरीके की मैसेज और ईमेल मेरे को आया है। अभी उसको मैंने कोई डेटा नहीं दिया था, सिर्फ पैसा कार्ड से दिया था, इतना ही किया। तो कहने का मीनिंग ये है कि वो सारे डेटा लेके गूगल ने और बहुत सारी कंपनी ने आपके इमोशंस को भी डिजिटाइज कर दिया, है ना। पूरी गेम ही चेंज कर डाली है, पूरी गेम चेंज कर डाली है। और इतना पावर ये लोग के पास आ गया है, इतना पावर कि कोई कंट्री के पास ना हो,
इतना पावर ये गूगल ट्विटर, अब देख भी रहे हैं, देखो ट्विटर का अपनी सरकार के साथ कुछ ठनी भी है, क्योंकि इतने सारे डेटा ले लिए है पूरी दुनिया से, है ना, पूरी दुनिया की नस पकड़ ली है, इंसान की नस पकड़ ली है उसने, इतने सारे डेटा है, इतनी सारी ताकत है उसके पास, है ना, एक कंट्री से ज्यादा भी, एक गूगल के पास, फाइजर के पास, फाइजर ने डीएनए में इतना डेटा कलेक्ट कर लिया है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। एक तरफ फाइजर कंपनी, उसने डेटा लिया है डीएनए से, है ना, डीएनए और आरएनए के फॉर्म में डेटा ले लिया है इंसानों के पास, और गूगल ने ले लिया है डिजिटल डेटा ले लिया है। दोनों के पास इतने डेटा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो एक बात है, कहने का मीनिंग है कि ये सारी गेम बदल डाली है ना ये लोग ने। तो ये बात इनोवेशन, स्टार्टअप यानी कि इनोवेशन, कुछ आपको गेम के रूल चेंज करो तो वो भी स्टार्टअप है, पूरी गेम चेंज कर डालो तो वो भी स्टार्टअप है। कुछ नई चीज मार्केट में लेकर आओ, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको एक नए तरीके से सॉल्व करो, है ना। या तो प्रॉब्लम को ऑलरेडी किसी ने सॉल्व करके रखा है, लेकिन आप नए तरीके से, है ना। सपोज प्रॉब्लम बेंगलोर में सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी ये यहाँ पे भरूच में नहीं हुआ, भरूच में वही प्रॉब्लम सॉल्व कर डालो तो अभी देखो किसी का भी एफर्ट बचता है, किसी का भी पैसा बचता है, किसी का भी टाइम बचता है ना। टाइम, श्रम, समय और पैसा, तीनों में से कुछ भी बचा लो तो इनोवेशन है ना। श्रम भी कम हो गया, पैसा भी बच गया, तीनों की तीनों है तो वो बहुत बड़ा इनोवेशन। तो इनोवेशन की अलग अलग डेफिनेशन बहुत कुछ लोग अपने तरीके से देखते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इनोवेशन यानी इन्वेंशन, बल्कि ऐसा नहीं है। इन्वेंशन इज नॉट इक्वल्स इनोवेशन, है ना। इन्वेंशन बहुत बड़ी बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फाइंड किया न्यूटन ने वो इन्वेंशन थी, लेकिन उसका यूज करके बहुत सारी लाखों प्रोडक्टें बनी तो वो इनोवेशन है। तो इन्वेंशन अलग बात है, इनोवेशन अलग बात है। छोटी छोटी बातों में देखो इनोवेशन हो सकता है। सपोज एक छोटी सी और एक बात कर लूं कि आज की तारीख में जियो अस्तित्व में है। क्यों अस्तित्व में है? जियो नेटवर्क, रिलायंस का जियो का सर्विस जो अवेलेबल है वो अस्तित्व में है। क्यों अस्तित्व में है? देखो माइक्रोमैक्स करके कंपनी आई थी, उसने 2 सिम वाला मोबाइल पहले लॉन्च किया था। सबसे पहला लॉन्च दुनिया में 2 सिम वाला, ऑर्गेनाइज तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से शायद हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज वे पे किसी ने लॉन्च किया तो वो माइक्रोमैक्स ने किया, 2 सिम वाला मोबाइल। तब सब लोग बोल रहे थे कि भाई 2 सिम का क्या काम, लेकिन आज की तारीख में कोई भी मोबाइल है, मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स आर विद द 2 सिम, और 2 सिम है इसीलिए जियो अस्तित्व में है, वरना जियो होता ही नहीं। अगर जियो होता नहीं इंडिया में तो 1 रुपये में 1 GB डेटा, 10 रुपये में 1 GB, अभी तो 1 रुपये वाला भी प्लान है उसका, है ना। 1 रुपये में 1 GB डेटा, महीने पे मैं 2 GB मुझे मिलता है ना, यानी कि 60 GB, और मेरा प्लान है उसमें मैं 200 रुपया देता हूँ, यानी 3 रुपये पर GB डेटा हो गया। देखो इतना सस्ता, तो कैसे अस्तित्व में आया? अगर वो 2 सिम वाला मोबाइल आता नहीं तो जियो अस्तित्व में आता नहीं। देखो एक छोटी सी बात होती है और कितना बड़ा चेंज हो जाता है। क्वालकॉम है ना, देखो क्वालकॉम है, इंटेल करके कंपनी है, वही चिप बनाती थी, और इतनी बड़ी मोनोपोली कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई क्वालकॉम करके कंपनी आ जाएगी और पूरा मार्केट मोबाइल का कवर कर लेगी, है ना। कुछ अपने आपके जैसे 100-200 स्टूडेंट्स ने मिलके, एक टीम थी, बाद में वो लोग ने कंपनी बनाई, और कंपनी बना के इतनी सारी पेटेंट फाइल कर दी, बाद में पता चला दुनिया को कि ऐसी कोई कंपनी है क्वालकॉम करके, है ना। और उसने मोबाइल को ही टारगेट बनाया, और आज मोबाइल में मोस्ट ऑफ द जो भी कोई प्रोसेसर है वो क्वालकॉम के, और इंटेल को पता भी नहीं, क्योंकि इतना एंट्री बैरियर था कि इंटेल को था ही नहीं कि कोई कंपनी आ सकती है। आज इंटेल को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अगर लैपटॉप भी ये मोबाइल बेस ही हो जाए, गैजेट बेस ही ऐसा ही हो जाए, टैबलेट बेस, तो शायद ये इंटेल कंपनी रहे भी ना, ऐसा भी हो सकता है।
कितनी देर के बाद आई है, सालों से इंटेल कंपनी थी और क्वालकॉम सिर्फ 15 साल से, और वो 50 साल से वो इंटेल कंपनी थी। फिर भी देखो, एप्पल का ही देख लो आप, है ना, नोकिया नंबर 1 कंपनी थी, नंबर 1 कंपनी। नोकिया का जितना रिसर्च बजट था उतना एप्पल का टोटल वैल्यू नहीं था, टोटल एंटरप्राइज वैल्यू नहीं था। नोकिया ने एंड्रॉइड कंपनी से बात की, एंड्रॉइड तब अलग कंपनी थी टेक ओवर करने के लिए, लेकिन एंड्रॉइड का जो भी कीमत एंड्रॉइड ने बताया, नोकिया ने दिया नहीं उसको, बोला कि हम नंबर 1 कंपनी है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। तुरंत ही वो कंपनी नोकिया ने खरीदी नहीं और तुरंत ही गूगल ने खरीद ली। आज गूगल कहाँ पे पहुंच गया है एंड्रॉइड की मदद से, और नोकिया कहाँ पे रह गया, देखो कोई उसका नामो निशान नहीं। कहने का मीनिंग यही है कि कोई भी आदमी इनोवेशन कर सकता है ना। एक आइसक्रीम बेचने वाला था, कप में आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा था, कप खत्म हो गया, आइसक्रीम था, कस्टमर भी थे, अपनी रोटी पे उसने आइसक्रीम डाल के दिया और कौन का सर्च हो गया, है ना, कौन बन गया आइसक्रीम के लिए, देखो। और ऐसी इतनी सारी हिस्ट्री में मैं बता सकता हूं, यानी कि कोई भी चीज है जिसमें आप कुछ डिफरेंटली सॉल्यूशन फाइंड कर लो तो वो इनोवेशन। देखो लगेज इतने सालों से था, है ना, और व्हील भी इतने सालों से था। व्हील सबसे पहले अग्नि की शोध हुई, बाद में व्हील की शोध हुई, लेकिन लगेज पे व्हील लगाने का काम करीब करीब 30-40 साल से ज्यादा नहीं हुए उसको। देखो सालों से लोग लगेज लेके चलते रहे, है ना, लेकिन लगेज के ऊपर व्हील लगाया नहीं। किसी ने लगेज के ऊपर व्हील लगाया और कितनी बड़ी सेवा हो गई, कितना बड़ा उपकार हो गया मानव जाति। इतना ही काम किया, लगेज के ऊपर व्हील लगा दी, सामने ही था सॉल्यूशन, व्हील भी था लगेज भी था, दोनों था, लेकिन दोनों को जोड़ दिया सिर्फ, है ना। बहुत सारी बातें ऐसी आप देखेंगे हिस्ट्री में तो मिलेगा कि सब चीज अपने सामने ही थी, लेकिन दो चीजों को जोड़ दिया तो फिर एक बड़ी नई प्रोडक्ट सामने आ गई। तो ये बात है कि इनोवेशन इज नॉट इक्वल्स इन्वेंशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि स्टार्टअप करना है आपको तो कैसे करेंगे, है ना। पहले नीड को पहचान लिया, नीड के बाद कौन से स्टेप होंगे, आप फाइनल प्रोडक्ट पे जाएंगे, और एक स्टार्टअप बनाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है, ये दोनों मैं बताऊंगा। देखो ये करीब मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ करीब करीब उसमें 4-5 सेशन लग सकते हैं, है ना, 1.5 घंटे के, लेकिन आज मैं 2 घंटे में ही सारी चीजें निपटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि देखो 67 लोग हैं, है ना, अभी तो टाइम बहुत कम है, यानी सब कुछ कंप्रेस वे में ही होना चाहिए, तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आइडिया के बाद आएगा टीम, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, है ना। आइडिया यानी कि कॉन्सेप्ट बना लिया आपने कि ये नीड है और नीड को सॉल्व करने के लिए मेरा कॉन्सेप्ट यानी कि मेरा आइडिया ये है ना, और ये आइडिया फुलफिल करने के लिए मुझे एक टीम चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं थॉमस अल्वा एडिसन का, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन ने देखा कि जब भी तब करंट और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में आ गई, बैटरी मार्केट में आ गई थी, तो उसने देखा कि कहीं पे भी कनेक्शन डिसकनेक्शन हो रहा है तो स्पार्क हो रहा है, और स्पार्क हो रहा है तो उसमें स्पार्क में से लाइट निकल रही है। तब वह अंधेरा ही अंधेरा था, जो भी कोई लाइट थी वो गैसोलीन बेस्ड थी, यानी कि पेट्रोलियम बेस्ड लाइट थी, है ना, यानी गैसोलीन के दिए फानस जो आते थे गैसोलीन के, वो फानस से ही काम चलता था, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट थी नहीं तब। तो उसने देखा कि भाई लाइट स्पार्क के फॉर्म में आ रही है, तो मैं क्यों नहीं ऐसा एक सस्टेन स्पार्क बनाऊं कि जिसकी मदद से लाइट कंटिन्यूस आउटपुट आती रहे। तो एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आया, उसको एक नीड को पहचान लिया कि भाई अंधेरा ही अंधेरा है ना, तो उसमें मैं उजाला ला दूं, उसको मैं प्रकाशित कर दूं, उसको मैं कांति सबर कर दूं, है ना। तो उसने क्या किया कि
करंट को कंडक्टर में से पास किया, ज्यादा करंट को पास किया तो लाइट तो आई पर कंडक्टर मेल्ट हो गए। तो उसने सोचा कि यार ये कंडक्टर मेल्ट क्यों हो रहा है, तो पता चला कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो बर्न हो रहा है। तो उसने बाद में एक जार बनाई, जार के अंदर जार को सील कर दिया और अंदर से कंडक्टर को लेके गए, है ना, कंडक्टर के फॉर्म में कॉइल बनाई और करंट पास किया तो फिर भी वही हुआ। तो बाद में उसने सोचा कि जार के अंदर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ही, तो क्या किया उसने, अंदर एक कैंडल को जला, जार को रखा और कैंडल को जलाया अंदर, यानी कैंडल जली और अंदर का ऑक्सीजन भी जल गया और उसने सील कर दिया था, यानी अब अंदर कोई ऑक्सीजन रहा नहीं। और बाद में उसने अलग अलग एलिमेंट लेके एक्सपेरिमेंट किया तो एक बार कार्बन के फॉर्म में उसको एक ऐसा एलिमेंट मिला कि जिसमें 3-4 घंटे तक वो उसको एनलाइटन कर पाया, उसमें से लाइट निकल पाई, 3-4 घंटे के बाद वो जल गया। बाद में तो उसने लैंप को बना दिया। देखो तो एक, जब वो 3-4 घंटे तक वो लाइट जली, है ना, तब उसका कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया। यानी एक उसको कॉन्सेप्ट माइंड में था कि कंडक्टर में से करंट में पास करूंगा और लाइट आएगी। जो कॉन्सेप्ट उसने सोचा था वो कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अपने कॉन्सेप्ट को एडिसन ने प्रूव कर दिया। ऐसे अभी भी प्रोडक्ट नहीं बनी थी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जार थी और बहुत सारे, है ना, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में उसने कन्वर्ट नहीं किया था, लेकिन उसको इतना आइडिया आ गया कि ये मेरा कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ है, उसको मैं अभी आगे बढ़ा के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले नीड आती है, नीड के बाद में एक कॉन्सेप्ट यानी आइडिया आती है, आइडिया और टीम आती है। टीम, देखो एक कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्ते भी होते हैं, है ना। सपोज मुझे स्टेशन तक जाना है तो मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, चल के भी जा सकता हूँ, कार में भी जा सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए बहुत से रास्ते भी होते हैं, है ना। तो टीम होती है, तो टीम का यही काम है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सब प्लान बनाना अच्छे से, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, है ना। और हर एक का नॉलेज अलग अलग है। अभी टीम कैसे बनाए, है ना, वो मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपका कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बनी। बाद में जाके उसने जो लैंप मार्केट में रख दिया उसके लिए भी उसने बहुत सारी जर्नी की, है ना, क्योंकि वैक्यूम बना पाए ऐसे मशीन भी नहीं थे। उसने अपने तरीके से मोमबत्ती जलाकर एक जार के अंदर वैक्यूम बना लिया था, लेकिन एक लैंप के अंदर वैक्यूम बनाना और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में इकोनॉमिकली जो सब लोग उसको यूज कर पाए ऐसा बनाना, वो डिफिकल्ट था। लेकिन बाद में उसने वो भी कन्वर्ट किया और पूरे अमेरिका को, पूरी कायनात के लिए, एक मानव जात के लिए दिन सिर्फ 6-7 घंटे का, 8 घंटे का था, उसने अमेरिका के लिए एक दिन के 24 आवर्स बना दिए, क्योंकि 24 आवर्स लाइट मिलने लगी। और अमेरिका आज कहाँ है आप देख सकते हैं, है ना। इंडिया एक समय पे नंबर 1 पे था, आज कहाँ है देख सकते हैं। यानी देखो एक प्रोडक्ट से, पूरी एक इनोवेशन से पूरी कंट्री का फॉर्च्यून चेंज हुआ। क्योंकि बाद में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे वो क्वेश्चन भी आया, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरे प्लांट लगने लगे, है ना। पूरे अमेरिका में प्लांट लग गए क्योंकि वो लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, वो प्लांट को फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए नेटवर्क लगने लगे। तो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अस्तित्व आया। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का फादर किसको बोलता है, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। उसकी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, है ना, अभी भी है मार्केट में वो, है ना, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का वो ऑनर। तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ और उसके बाद में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी आती है और फाइनल प्रोडक्ट भी आती है। तो वो जर्नी भी एक बहुत डिफिकल्ट होती है कि एक कॉन्सेप्ट को प्रूव किया, लेकिन बाद में देखो ये डंजो में उसने क्या किया कि व्हाट्सएप की मदद से अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव किया। उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया कि लोगों की जरूरत है
और रामा मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो वो विश्वास पात्र है नहीं, है ना। दिल्ली में देखो, बेंगलोर में भी देखो कि किसी को हम रखते हैं तो बाद में वही विश्वासघात करके बहुत सारा डैमेज करके चले जाते हैं। तो किसी को पैसे है तो भी रामा किसी इंसान को नहीं रखना है ना। तो क्यों नहीं, तो उसने अपना जो आइडिया है वो व्हाट्सएप की मदद से फ्री में वो कॉन्सेप्ट शुरू किया और इतना हिट हुआ उसने, बाद में व्हाट्सएप से ही उसने बहुत सारी बाइकें भी खरीदी, बहुत सारे लोगों को भी रखा, बाद में उसने वो पोर्टल बनाया। सोचो तो, अपने कॉन्सेप्ट को उसने फ्री ऑफ चार्ज प्रूव किया, बाद में फाइनल उसने पोर्टल के रूप में अपनी प्रोडक्ट बनाई। तो पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट प्रूव करना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा वो मैं बाद में बात करता हूँ। स्टार्टअप SSIP पॉलिसी से पैसा है, तो ये जर्नी होती है। हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक पैसा देते हैं, अगर उसके बाद में भी चाहिए तो दिला सकते हैं, लेकिन मेनली आपके आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक आपको पैसा मिलता है। यानी आप एक, है ना, ब्रेड बोर्ड पे प्रोडक्ट बनाओ या तो एक वुडन बोर्ड पे एक प्रोडक्ट बनाओ, है ना, एक भले ही वो मार्केट में सेल करने के लायक ना हो, है ना। ये मोबाइल है, वो भी पहले कैसे बनता है, एक बोर्ड पे बनता है, बाद में वो ऐसे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आता है ना। तो सबसे पहले नीड के बाद एक आइडिया यानी कि कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में कॉन्सेप्ट का प्रूफ, और उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट आती है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी आती है ना। ये जो पहले बनता है ना, सपोज ये जियो के बारे में बात करूं तो पहले प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसने लॉन्च की थी कि 10 लाख लोगों को उसने फ्री में दिया था, उसमें मैंने भी लिया था, हर रोज 4 GB फ्री में देते थे वो लोग, है ना। पहले अनलिमिटेड था, बाद में 4 GB किया था। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट उसने टेस्ट की कि ये फाइनल प्रोडक्ट मैं मार्केट में लॉन्च करूं, 1.5 साल 2 साल, आज लॉन्च करेंगे कल लॉन्च करेंगे, ऐसा कर करके जियो ने 1.5 साल लगा दिए थे, क्योंकि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में इतने सारे फॉल्ट मिले थे उसको कि उसने ये सोचा कि अभी मैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं रख सकता। और तब उसके इकोनॉमिक्स पे भी बहुत बड़ी इफेक्ट हुई थी, जो जानते हैं वो सब जानते भी है, लेकिन वो सारी बात अभी नहीं होगी, है ना। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, उसको पायलट टेस्टिंग करते हैं एक छोटे से मार्केट में, है ना, और बाद में वो बड़े लेवल पे लॉन्च होती है। तो ये एक आइडिया से लेके प्रोडक्ट तक की जर्नी मैंने आपको एक कॉम्प्रेस वे में बताई। अब ये पूरा प्रोडक्ट तक जाने के लिए आपको कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो नीड की बोली, आइडिया की बोली, बाद में टीम की जरूरत होती है, टीम, है ना। तो टीम यानी क्या, और टीम आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, यही प्रॉब्लम होता है। ज्यादातर जो स्टार्टअप फेल होते हैं टीम और फाइनेंस की वजह से हो जाते हैं, है ना। टीम अच्छी नहीं बनती, या तो टीम में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो टीम कैसी बनानी चाहिए? हमें यही लगता है कि समान, जो मेरे जैसा है, हम समानता ढूंढते हैं, मेरी कास्ट का है, हम यहाँ कैसे देखते हैं कि ये एसोसिएट प्रोफेसर है, मैं भी हूँ, ये हेड है, तो उसमें समानता देखते हैं। ये PhD है, मैं भी PhD हूँ सपोज, तो ये समान हो गए, है ना। ये इलेक्ट्रिकल वाला है, मैं भी इलेक्ट्रिकल वाला, तो चलो टीम बना लो, तो वो नहीं चलेगा इसमें, है ना। टीम कैसी होनी चाहिए? वर्सेटाइल होनी चाहिए, है ना, वर्सेटाइल होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं बढ़िया से देता हूँ उसमें, जिसमें लोगों ने बहुत उसको सराहा भी है, बहुत अप्रिसिएट किया है कि बहुत बढ़िया एग्जांपल, है ना। पानी का एग्जांपल देता हूं मैं। पानी, एक पानी की डोल में पानी भरा हुआ है, उसमें और थोड़ा पानी में ऐड कर दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पानी के अंदर मैं पत्थर डालूंगा तो भी नहीं चलेगा। पानी के अंदर कोई नींबू डाल दूं, सॉल्ट डाल दूं, तो पानी में से शरबत बनेगा। पानी में से कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो सोडा भी बन सकती है ना। यानी कि कुछ ऐसा डालना चाहिए एक के साथ दूसरा कि उसमें से कुछ काम लगे, ऐसी चीज बन पाए। पानी में और पानी डालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पानी बढ़ेगा, इतना ही।
तो एक आप इलेक्ट्रिकल वाले दूसरे इलेक्ट्रिकल वाले को ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो टीम वर्सेटाइल बनानी है ना। एक की एबिलिटी इसमें है, मार्केटिंग में है, एक की एबिलिटी एक माइक्रो कंट्रोलर में है, एक की एबिलिटी आईओटी में है, एक की एबिलिटी मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में है, एक की एबिलिटी थायरिस्टर में है ना। तो अलग अलग एबिलिटी वाले लोग चाहिए। एमबीए का भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाला भी चाहिए, मैकेनिकल वाला भी चाहिए, ईसी वाला भी चाहिए। कोई केमिकल का कोई स्टार्टअप है तो केमिकल वाला, उसके साथ में उसको ये सब भी चाहिए। तो वर्सेटाइल होनी चाहिए टीम, है ना। और वर्सेटाइल जितनी होती है इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ते हैं, तो उतनी क्वारल भी होती है, इतनी फाइटिंग भी होती है ना। देखो सब कुछ अलग है, लक्ष्य सिर्फ एक समान है, समान एक लक्ष्य है, सबके प्रॉपर्टी सबकी अलग है, सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग है ना, लेकिन लक्ष्य समान है। और वो टीम जब बन जाती है और टीम के अंदर एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट आता है, विश्वास आता है ना, तो वो लोग बाद में रुकते नहीं, है ना। और वो टीम है, वो टीम पूरी लाइफ लॉन्ग काम लगती है। ऐसा नहीं है स्टार्टअप में, सपोज स्टार्टअप फेल भी हो गया तो भी वो टीम आपको पूरी लाइफ काम लगेगी। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टीम में, सिर्फ स्टार्टअप के लिए ही नहीं, लेकिन लाइफ को जीने के लिए भी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम की शुरुआत फैमिली से ही स्टार्ट होती है ना। मम्मी पापा की भी एक टीम होती है, मम्मी पापा बच्चों की भी एक टीम होती है। वो अच्छे से फंक्शन करती है तो बहुत प्रगति होती है, बहुत समृद्धि आती है, वरना क्या होता है हम जानते हैं। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। जो जिसके पर आप विश्वास भी कर पाए और जिसमें कोई वर्सेटालिटी भी हो तो वो टीम बनती है। और पानी को अपने आप में भी देखो तो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक जलने वाला है, एक जलाने वाला है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर प्यास बुझाने वाला बन जाता है, आग को बुझाने वाला बन जाता है। अपना मूल आचरण चला गया, एक जलने वाला एक जलाने वाला, और बाद में वो बुझाने वाला बन जाता है। देखो, है ना, पूरा अपना एक मूल आचरण ही छोड़ दिया, एक नया ही आचरण यानी नई चीज जन्म ले लिया है। तो टीम में इतना पावर होता है कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक ऐसी चीज बाहर आ जाती है जो कोई आप सोच भी नहीं सकते। और वो टीम का जो अनुमान बुद्धि होता है ना, मैंने पहले ही कहा क्षमता अनुमान बुद्धि, है ना। एक बड़ी चीज को आप बनाओ और फिर आप आगे बढ़ो, आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतने आगे बढ़ जाएंगे। तो टीम बनानी है। दूसरा, एक मेंटर को भी सिलेक्ट करना है। मेंटर, देखो, मोटिवेटर, मेंटर, कोच, है ना। मोटिवेटर वो होता है जो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन पथ दर्शन नहीं करता, है ना। कौन से पथ से आगे बढ़ना है वो नहीं बता पाता, लेकिन आपको सिर्फ मोटिवेट करता है कि आगे बढ़ जाओ। 10 मिनट बची सही। तो वो मोटिवेटर कहलाता है। मेंटर होता है वो पथ दर्शन भी करता है और आपको मोटिवेट भी करता है। कोच है वो पथ दर्शन करता है, मोटिवेट भी करता है और सिखा भी देता है, कोचिंग भी कर देता है। और उससे भी आगे बाप होता है और उससे भी आगे माँ होती है। 5 ही लोग होते हैं अपनी लाइफ में जिसको हम गुरु बोल पाए, ऐसे 5 लोग होते हैं। मोटिवेटर, मेंटर, कोच, फादर एंड मदर। मोटिवेटर सिर्फ मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है आपको। मेंटर मोटिवेट भी करता है और पथ दर्शन भी करता है। कोच मोटिवेशन भी देता है, पथ दर्शन भी करता है, सिखा भी देता है। फादर वो तीनों करता है, उसके साथ में आपका रक्षण भी करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करेंगे, पैसा भी देगा, सब कुछ करेंगे। और मदर ये सब करने के बाद उसके ऊपर आपका पोषण भी करेंगे, आपका सब कुछ देखेंगे। तो सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा कोच माँ ही होता है ना। तो मेंटरिंग नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ, मदरिंग करना पड़ता है।
है ना। एक बेबी है, स्टार्टअप यानी एक बेबी है, बेबी को नर्चर करके बड़ा करना है। आइडिया के फॉर्म में पड़ा हुआ है, एक एग्स के फॉर्म में पड़ा, एक बीज के फॉर्म में पड़ा हुआ है। वो बीज में से एग्स बनाना है और एग्स में से नर्चर करके उसको बाहर निकालना है और उसको बड़ा करना है। तो एक इतनी बड़ी बात होती है ना। एक आइडिया को फाइनली हम मार्केट में एक स्केल अप कर पाए, ऐसे बिजनेस में, ऐसे स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है, तो आपको मोटिवेटर से लेके मदरिंग तक की जरूरत पड़ती है ना। तो मेंटर ऐसा चुनना है कि जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा ना हो, पथ दर्शन ही ना करे, सिखाए ही नहीं, लेकिन आपको मदरिंग भी करे। तो मेंटर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अंदर अपनी कॉलेज से, अपनी बाहर से, किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं कि यही मेंटर होना चाहिए। लेकिन एक से ज़्यादा मेंटर भी होना चाहिए। एक मेंटर यहाँ का अपनी कॉलेज का होना चाहिए जब भी आप स्टार्टअप बनाओ, दूसरा आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ का इसीलिए कि यहाँ की प्रोसीजर से, यहाँ के एनवायरनमेंट से वो पूरे तरीके से एक्वाइंटेड है। इसीलिए मेंटर टीम, टेक्नोलॉजी टीम ही लेके आएगा। नेटवर्किंग चाहिए आपको, नेटवर्किंग आप जब मेंटर बनाते हैं, अपने SSIP सेल से जुड़ते हैं, तो उसका खुद का एक नेटवर्क है। वो पूरा नेटवर्क का बेनिफिट आपको मिलता है, पूरे नेटवर्क का बेनिफिट मिलता है आपको। तो वो नेटवर्किंग है ना, नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी चीज है कि आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेंटर का नेटवर्क है तो वो बता पाएगा कि यहाँ पे जाओ, ये काम आपका सॉल्व, जिसको पथ दर्शन भी बोलते हैं, है ना। मेंटर का काम वही है, पथ दर्शन करना। सिखाने का काम मेंटर का नहीं है, बेसिकली उसका काम मोटिवेट करना और पथ दर्शन, क्योंकि उसको आपके स्टार्टअप के बारे में आपको शायद उससे भी ज्यादा आता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपको पथ दर्शन कर सकता है ना। और ऐसा मेंटर हो कि सिखा भी दे, खुद भी अपने पैसे निकाल के दे दे, है ना, तो वो बात मदरिंग हो गए। तो नेटवर्क, बाद में आपको पैसे की जरूरत है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देखो, हम ये SSIP में से 2 लाख तक रुपया देते हैं आपको, 2 लाख तक। उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है ना। एक फॉर्म आपको हम, सुनील सर अभी दे सकते हैं, है ना। वो कॉलेज वाइज अलग अलग होता है, अपनी कॉलेज के बच्चे हैं तो ये फॉर्म काम लगेगा, GC बल्कि बाकी सबको ये काम नहीं लगेगा, है ना। तो फॉर्म हम सबको दे देंगे, आपके प्रोफेसर्स हेड को, वो आपको पहुंचा देंगे। फॉर्म इतना डिफिकल्ट नहीं है भरना, बहुत इजी है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपने करीब करीब 2, 4, 5 महीना काम किया है तो ही आप भर पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको भरना है कि क्या चीज़ें चाहिए, उससे उसमें नॉवेल्टी क्या है ना, उससे कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेरे टारगेट मार्केट कौन सा, ये सब चीज़ें भरनी होती। उसकी मैं जो प्रोजेक्ट करने वाला उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, वो सारी चीज़ें भरनी। वो भर के देते हैं, मेंटर को सिलेक्ट करते हैं, बाद में आपको उसको 2 जगह पे प्रेजेंट करना होता है। एक तो आप, एक एक्सपर्ट टीम है जो आपके डिपार्टमेंट से ही होगी, है ना। सपोज आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों आता है, तो एक टीम हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एक्सपर्ट की बनाएगी। तो वो टीम के सामने आपको प्रेजेंट करना होता है ना। वो प्रेजेंटेशन अगर सही, उसमें आप पास हो गए तो दूसरा एक प्रेजेंटेशन है, उसमें भी पास हो गए तो बाद में आपको पैसा मिलना चालू हो जाता है। तो ये काम आपको उसमें करना है, फंडिंग के लिए ये काम करना है ना। तो पैसा बहुत, देखो पैसे के बिना, पैसे ब्लड की तरह होते हैं, है ना। पैसा नहीं मिलता स्टार्टअप को, वो सूख जाता है। सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम अपना टाइम लगाते हो, तुम्हें क्या लगा, आपको क्या लगाना है, आपका टाइम लगाना है, आपका नॉलेज लगाना है, आपकी एनर्जी लगानी है। और कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि जो SSIP थ्रू हम नहीं दे पाएंगे, है ना। कुछ पैसे, मोस्ट ऑफ पैसे दे पाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पैसे भी है कि आप पेन ड्राइव की जरूरत है, आपको कहीं पे जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है, तो नहीं दे पाएंगे, है ना।
आपको स्टेपलर की जरूरत है, ऐसी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हम नहीं, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम बार बार प्रयत्न करने पर भी जेम्स थ्रू या बाहर नहीं मिलती हो, तो ऐसी चीजें के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बाकी हम पैसा यहाँ से आपको 2 लाख तक दे सकते हैं, 2 लाख तक, है ना। पैसा लेने में थोड़ी दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन मेंटर आप ऐसा चॉइस करते हैं तो मेंटर थ्रू सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को हमने पैसा 1-2 वीक में, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक लगा है, 2 वीक से ज्यादा हमने नहीं लगाया, उसको पैसा दे दिया है। तो 2 वीक इतना बड़ा का टाइम नहीं है। ऐसा भी है कि आप खुद पैसा खर्च कर लो और यानी आपका टाइम भी नहीं अटकेगा, बाद में 2 की जगह पे 3 वीक हो गया तो भी पैसा आने वाला ही है ना। नहीं आएगा तो हम बोल ही देंगे कि भाई ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपने ऐसा किया है, जो प्रोसीजर है स्टैंडर्ड, वो प्रोसीजर से आपने नहीं खरीदा है तो नहीं हो, है ना। आप अपनी तरीके से लेके आएंगे, प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे पैसा मिलेगा आपको। तो कुल मिला के बातें इतनी है। अब आपको ये होगा कि भाई मैं स्टार्टअप क्यों करूं, वो मैंने शुरुआत में समझाया भी। अब एक तो दूसरे एग्जांपल में देता हूं आपको, है ना, कि स्टार्टअप आपको ऐसा लगेगा कि उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि स्टार्टअप मोस्टली फेल हो जाता है, सही बात है। कोई बोलेगा 95% स्टार्टअप फेल, कोई बोलेगा 92, कोई बोलेगा 99, 90 से ऊपर सब बोलेंगे स्टार्टअप फेल होता है। स्टार्टअप करने वाला कभी फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टार्टअप करते करते यू एक्वायर अ लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ कैपेसिटी, लॉट ऑफ एबिलिटी, लॉट ऑफ स्किल। एक स्टार्टअप किया हुआ आदमी, है ना, उसको एक दूसरे इंसान से कैसे बिहेव करना है वो भी अच्छे से आ जाता है। उसकी इतनी स्किल बढ़ जाती है टेक्नोलॉजी में भी, और ह्यूमन स्किल भी, और मैन की स्किल और मशीन की स्किल, दोनों स्किल बहुत आ जाती है। एक ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट करना है वो भी उसे अच्छे से आ जाता है, और एक मशीन से कैसे इंटरेक्ट करना है उसको वो भी अच्छे से आ जाता है। तो बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि उसका पूरा कायाकल्प हो जाता है ना। जो स्टार्टअप के लिए ज्वाइन हुआ, अभी तो ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, है ना, तो इतना चेंज नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं और जब इंटरेक्शन मुझसे होता है, अपने मेंटर से होता है, स्टार्टअप के लिए जो काम करना पड़ता है, दिन रात काम करते हैं, तो पूरा आपका चेंज हो जाता है ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा आपका पूरा संक्रमण हो जाता है। कोविड से नहीं, संक्रमण का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत बड़ा चेंज मैंने देखा है। तो उसको जॉब के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, जॉब तो मिल जाती है। और दूसरा मैंने शुरुआत में ही किया कि आपके नॉलेज को प्रमाणित करना है आपको। तो एक स्टार्टअप लेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो वो यूजफुल है कि नहीं। आपको पंखे से काम पड़ेगा, इंटरनेट से काम पड़ेगा, आपको मोटर से काम पड़ेगा, है ना, आपको डायोड से काम पड़ेगा, आपको थायरिस्टर से काम पड़ेगा, इतनी चीजों से काम पड़ेगा, और वो सारी चीजों से कैसे काम लेना है वो सारी चीजें आपको आ जाए। मार्केट का पूरा आपको ब्यौरा मिल जाएगा कि मार्केट में क्या चीज चल रही है। इतना बड़ा आप मार्केट को उस दृष्टि से देख पाएंगे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इतनी सारी सडनली इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। एक राउडी राठौड़ पिक्चर था, उसमें अक्षय कुमार किसी को भी देखता है, वो जो चोर वाला था ना डबल रोल में, उसमें चोर वाला उसको, तो उसके ऊपर उसको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ही दिखाई देते थे, कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वो किसी को भी दिखता था तो उसको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ही दिखते थे, है ना। उसी तरीके से अगर आप स्टार्टअप में आए तो बाद में मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि यार ये तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने 11 को एक स्टार्टअप का टॉक भी रखा है, उसको भी आप मिलेंगे, पता चलेगा यहाँ से ही स्टार्टअप निकला है और अभी वो कहाँ तक पहुँच चुका है। ऐसे स्टार्टअप करने वाले की सीरीज रखने वाले हम, 4-5 स्टार्टअप को लेके आने वाले हैं
है ना, अपनी कॉलेज से हुआ वो पहले, बाद में बाहर से। तो उससे आप खुद ही बात कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि जो उसने प्रोडक्ट बनाई थी, अभी तो उसने 10-15 प्रोडक्ट उसने अपने मार्केट में लेके आया है वो लोग, क्योंकि उसको पता चल गया कि इतनी सारी प्रोडक्ट है और यहाँ पे उसकी डिमांड है, प्रोडक्ट मिल नहीं रही, तो वो अपने नॉलेज का यूज करके अपना स्टार्टअप को और आगे बढ़ाते और उसको एक्सपांड करते, नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते। तो स्टार्टअप करना ही करना है ना। अब एक और 2 एग्जांपल, आप अपने मोबाइल में सर्च मारिए यंगेस्ट सीईओ ऑफ वर्ल्ड, ऐसा सर्च लगाइए और क्या नाम आता है वो मुझे बताइए। चलो बच्चों, आप जरा सर्च लगाओ यंगेस्ट सीईओ ऑफ वर्ल्ड, सीईओ ऑफ वर्ल्ड। तिलक मेहता। क्या आया? भैया क्या आया? कोई बताएगा मुझे? सब सो गए क्या? हिलेरी आ रहा है सर। लहरी अच्छा, और हाँ अभी वो है, उससे पहले सुभाष गोपीनाथ था। सुभाष गोपीनाथ किसको मिला? यस सर। हाँ, अभी वो 9 साल का बच्चा था, यानी कि 9th में पढ़ रहा था, और 13 साल की उम्र में उसने ग्लोबल इंक करके कंपनी बना दी। और वो भी इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में 13 साल की उम्र में आप कंपनी बना नहीं सकते, तो यूएसए में बना दी। सोचो आप, ग्लोबल इंक, ग्लोबल आईएनसी, और आज उसका टर्नओवर, आज तो वो करीब 30 साल का हो गया होगा, है ना, उसका टर्नओवर हजारों करोड़ में। अब ब्लाइंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड ऐसा लिखो, ब्लाइंड, है ना, अंधा, ब्लाइंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड। હોસ્ટેલ માંથી કાઢી हाँ? કોણ મૂકી ગયું છે? ત્યાં કોણ મૂકી ગયું? આપણે કાઢી हाँ हाँ हुआ साहेब? बस हाँ सर, हेलो। हाँ कहीं, ब्लाइंड सीईओ ऑफ वर्ल्ड क्या है? श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला। वो भी इंडियन है, देखो दोनों इंडियन है। और वो लोग जब बने थे तब लाइसेंस राज था, यहाँ पे बिजनेस करने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें हम बहुत आगे हैं। लेकिन वो लोग ने जब बिजनेस करना चाहा तब तो यहाँ पे पूरा लाइसेंस राज था, फिर भी वो लोग ब्लाइंड था। एक हैदराबाद के नजदीक एक गांव में जन्म लिया हुआ था, एक फार्म वर्कर था, यानी खेत मजदूर थे उसके फादर, और अंधा पैदा हुआ है ऐसे गरीब घर में। और वो आज उसकी बोला इंडस्ट्री करके कंपनी है, जिसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 300-400 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। एक कंपनी हजारों करोड़ टर्नओवर, एक कंपनी 300-400 करोड़ वाली। सोचो आप, है ना। आप बोल रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, मैं तो जीईसी में हूँ, और ये लोग तो देखो कहाँ थे, है ना। वो 9 साल का बच्चा 13 साल की उम्र में कंपनी स्थापना कर दी, एक अंधा, है ना। बोलते हैं कि विजन होना चाहिए, इसका तो कोई विजन ही नहीं बेचारे का। बेचारा हम है, वो नहीं है ना। तो ये बात है, अगर ये लोग बन सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? डेफिनेटली बन सकते हैं, है ना। और देखो, देयर इज नो अल्टरनेटिव, हमेशा मैं बोलता हूँ, टीना, TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव। आपके पास कोई रास्ता है नहीं,
स्टार्टअप के सिवा, क्योंकि उसमें फेल हुए तो भी आप जीते हैं और उसमें सक्सेस हुए तो भी आप जीते हुए, हार की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें, है ना। और जॉब मार्केट में है नहीं, और अपने आप को प्रमाणित करने के लिए टैलेंट, कैपेसिटी, एबिलिटी, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, स्किल एक्वायर करने के लिए आपको एक लक्ष्य रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, तभी जाके आप अपना फुल पोटेंशियल को थ्रोटल कर पाएंगे, तो आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको आप यूज कर पाएंगे, है ना? तो बहुत काम आपके मेंटर को भी रहता है, लेकिन आपका एक ही काम है 25 साल तक, है ना, एक ही काम है, स्टडी करना, अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि बाद में जो 3 चीज आती है, एक सामाजिक लेवल पे, एक व्यावसायिक लेवल पे और एक पारिवारिक लेवल पे, वो तीनों चीजों को आपको ही फुलफिल करना है ना। वो तीनों चीजों को फुलफिल आप तभी कर पाएंगे जब 25 साल तक आपने अच्छे से पढ़ा है, बल्कि पढ़ने में ही आपने आनंद लिया है। अगर आनंद वाला पोर्शन कुछ अलग है, पढ़ने वाला पोर्शन अलग है, तो बाद में खत्म बात। एंटरटेनमेंट वाला कुछ अलग है और पढ़ने वाला अलग है, दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो बात खत्म। और वो इसीलिए है क्योंकि अध्ययन ठीक से किया नहीं है। एक बार आप अध्ययन ठीक से करते हैं, स्टडी ठीक से करते हैं, है ना, ये सारी चीजें श्रवण से चालू होती है, मैंने वो डिटेल में नहीं कुछ बताया है ना। सुनने से चालू होता है, पढ़ने से चालू होता है, देखने से चालू होता है, कुछ करने से चालू होता है, और खत्म तब होता है जब आपको उसका अनुभूति हो जाती है, आप वो अनुभव को बाद में प्रमाणित कर देते हैं, उसको सर्टिफाइड खुद कर देते हैं। प्रमाणित करना यानी सर्टिफाइड करना, जो कि जीटीयू देता ही है आपको, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज आपको देती है, लेकिन मैंने कहा उसके अपने ओन लिमिटेशंस है ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं, आप आधे अधूरे ही रहेंगे, पूरी जिंदगी आधे अधूरे रहेंगे और पूरी जिंदगी सफर करेंगे, इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर नहीं, है ना। पूरी जिंदगी इंग्लिश वाला सफर करेंगे आप, आपको करना है हिंदी वाला सफर, आगे बढ़ना है, हिंदी वाला सफर यानी आगे बढ़ना, आप करेंगे इंग्लिश वाला सफर। तो अभी से इसीलिए ये सेशन मैंने लिया है कि आपको मोटिवेट कर पाऊँ। तो कोई भी एक नीड है उसको आप पहचान लीजिए, है ना, और वो फॉर्म जो भरना है उस पर थोड़ा काम कीजिए, मेंटर को सिलेक्ट कीजिए, टीम बनाइए, बाद में अच्छे से वो फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के बाद में एक कमेटी, दूसरी कमेटी, दोनों आपका डिफेंड लेगी, उसके सामने जाएंगे तो आपको इतनी टैलेंट उसमें ही डेवलप हो जाएगी, इतना काम करेंगे ना, और आपका पैसा सैंक्शन हो गया, वो सिर्फ आप बायोडेटा में लिखेंगे, आपके बायोडेटा नहीं एक्चुअली, है ना, आपके प्रोफाइल में, आपके सीवी में लिखेंगे, है ना, क्योंकि रिज्यूम, बायोडेटा और सीवी तीनों अलग चीजें, आपका सीवी बनेगा, आपके सीवी में आप लिखेंगे तो इंटरव्यू में आदमी देखेगा कि इतना पैसा वो स्टूडेंट लाइफ में ही सैंक्शन करा के लेके आया है, कमा के लेके आया है, तो अपनी मेरी इंडस्ट्री के लिए वो कितना कमाएगा, वो तुरंत आपको जॉब दे देगा। जॉब आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। देखो जितने लोगों ने स्टार्टअप में काम किया है वो लोग को जॉब मिल ही गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इतना आप करते हैं, कमिटी के सामने आके बाद में आप पैसा लेके आते हैं, बाद में पैसे का यूज करके प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप बना या ना बना, पीओसी बना या ना बना, लेकिन इतना काम तो करना ही पड़ता है कि नीड को पहचानो, बाद में कॉन्सेप्ट बनाओ, बाद में टीम बनाओ, है ना, बाद में कमिटी, एक कमिटी के सामने प्रोजेक्ट रखो, दूसरी कमिटी के सामने रखो, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो काम करते करते इतनी कैपेसिटी आएगी, और बाद में पैसा मिल गया तो पैसे को यूज करना, और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट प्रूव हुआ, बाद में प्रोटोटाइप बनाया, बाद में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट,
तो वो प्रोडक्ट तक की जर्नी जब होगी तब आपका पूरा कायाकल्प हो जाएगा, बल्कि इतने में ही कायाकल्प हो जाएगा, पीओसी तक ही पूरे आप चेंज हो जाओगे। तो करना ही करना है, यहां तक मैं बोलता हूं। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो मुझे बताओ। चलो, ये सारी चीजें मैंने कहा ना, बहुत ही एक एक पॉइंट पे एक एक सेशन जाता है ना। ये श्रीकांत बोला पर उसकी पूरी हिस्ट्री में बताता हूं, है ना। ये सुहास गोपीनाथ की पूरी हिस्ट्री बताता हूं, बचपन से लेके क्या हुआ। आप लोग टच हो जाते हैं, है ना। टच सिर्फ हाथ से ही स्पर्श करना नहीं होता, है ना। कोई बात की अनुभूति हो जाए तो वो भी टच करना होता है कि टच हो गया मैं, तो टच हो जाते हैं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं, नो सर, नो। कोई क्वेश्चन नहीं। सर मान लीजिए कमेटी के सामने हम प्रेजेंट करने जाते हैं अपना आइडिया, हाँ, तो वहां मतलब फॉर्म पहले ही भर के जाते हैं कि बाद में? नहीं, फॉर्म भर के आपको दे देना पड़ता है ना। फॉर्म भर तो के दे हमें देना पहले से पड़ता ही है। कंप्लीट प्रोटोटाइप बना के ले जाना पड़ता है, हम जो नहीं भी नहीं मतलब नहीं बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, कुछ भी बनाना नहीं है। आइडिया के ऊपर आपका काम होना चाहिए, मार्केट स्टडी, कि आपका आइडिया है उसकी मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और उसमें नॉवेल्टी क्या है आपके कॉन्सेप्ट में, आपके आइडिया में। आपने नीड को पहचाना और एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक आइडिया बनाया। बस उस आइडिया यानी नीड को पहचानने में और कॉन्सेप्ट बनाने में आपने जो टाइम लगाया वो, और कौन सी मेथड से, मैंने कहा ना साइकिल से जाने वाले हो तो साइकिल चाहिए आपको, है ना। तो वो सारी चीजें आपको, कि वहाँ आइडिया का डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन से कंज्यूमेबल्स चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, वो सारी समअप करनी है। उसमें मेंटर की भी हेल्प लेनी है। तो आपको बिल्कुल भी कुछ बनाना, वो बनाने के लिए तो पैसा दे रहे हैं हम आपको, है ना। कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास टाइम है, आपके पास दिमाग है, आप टीम बना सकते हैं, मेंटर है अपने पास, नेटवर्क है अपने पास, आपकी एनर्जी है अपने पास, सिर्फ पैसा नहीं है, वो हम ला के देंगे। तो आपको कुछ पैसा एक भी खर्च नहीं करना है, आपको आइडिया लगाना है, आइडिया और कॉन्सेप्ट लेके आना है सिर्फ, बस। ओके सर। सर हमने जो डी में बाद में मतलब जो प्रोजेक्ट जो हमने मेंशन किया है अभी 5th सेम में, अब मान लीजिए उसको हम प्रेजेंट करना चाहे आपके सामने OSSIP हाँ, तो में, कर सकते हैं। वो जेन्युइन होना चाहिए, है ना, और वो यूजफुल होना चाहिए। तो आप डी के गाइड को भी आप बना सकते हैं, है ना। वो हम करते ही है काम। देखो, प्रोजेक्ट के पीछे हम लाखों घंटे खर्च करते हैं। जीटीयू के 50,000 विद्यार्थी लाखों घंटे खर्च करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ आता नहीं है। डी भी एक ऐसा ही एक एफर्ट है, डिजाइन इंजीनियरिंग, कि जिसमें आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन ही करते हैं तो वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो डी वाला आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, है ना, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, इतना ही बस। और अभी ये 2-3 फॉर्म हम कभी भी सेमेस्टर मतलब तक कर सकते हैं इसका, या फिर ड्यूरेशन फिक्स होता है कि इस टाइम पे आएगा तब हमें अप्लाई करना है? अरे अभी आ ही गया है ड्यूरेशन, इसीलिए तो मैंने लिया है ना। ओके। आपको अपने डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करनी ही है ना, आपको करनी ही है इंक्वायरी। जिसको मेंटर बनाना है उससे बात करो आप। हाँ, आपने सपोज किसी को मेंटर बनाया कि ये पुरोहित सर है सपोज, है ना, ये विजय बुआ सर है, तो उससे कांटेक्ट करो और उसको आइडिया बताओ। वो बोलेंगे कि चलो ये फॉर्म भर दो, फॉर्म भी दे देंगे आपको। ओके सर, विजय सर के अंडर में ही है फिलहाल तो। हाँ, तो देखो मैंने तो ऐसे ही बोला है ना, त्रिकाल ज्ञान उसको बोलते हैं। सर इसमें 2-3 सेमेस्टर एक्सटेंड कर सकते हैं ना ये पूरा डी का प्रोजेक्ट, क्योंकि लंबा अरे हो तो आप पास हो जाओ, उसके बाद में भी 5 साल तक चला सकते हैं ये प्रोजेक्ट, है ना। ये पैसा आप पास आ जाओ उसके बाद में भी चल सकता है। यानी आप 5th वाले हैं तो उसके लिए तो आइडियल है, 3rd वाले के लिए यानी 2nd सेम वालों के लिए तो आइडियल है
तो आप जा ही सकते हैं। 5th वालों के लिए भी आइडियल है, और बल्कि मैं तो ये बताता हूँ फाइनल सेम में आपका पूरा एक सेमेस्टर इंटर्नशिप का या तो प्रोजेक्ट का है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लो कि 4 आदमी के इंटर्नशिप की जगह पे प्रोजेक्ट भी हम आपको दे सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसकी जगह पे भी आप ये कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है तो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 आदमी है, तो आप इंटर्नशिप मत कीजिए, सीधा ये प्रोजेक्ट पे ही काम कर दीजिए। यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये 15 दिन की इंटर्नशिप भी आती है, तो उसमें भी इस प्रोजेक्ट पे मिनी प्रोजेक्ट, इसका ही एक मिनी प्रोजेक्ट बना लीजिए, तो मिनी प्रोजेक्ट पे भी काम, यानी देखो आपका पूरा वर्क डी का, इंटर्नशिप का, मेजर प्रोजेक्ट का सारा इंटीग्रेट हो जाता है ना। यानी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं, एक एकेडमिक्स में भी आपका आ गया, और आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज भी उसमें आपने लगा दिया, उसको भी आपने प्रमाणित कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया, तो बहुत बड़ी बात होगी ये। तो आप थोड़ा अच्छे से सोच के सब कुछ कीजिए। डी वाला ठीक है, 7 सेम की इंटर्नशिप ठीक है, 8 सेम का पूरा जो इंटर्नशिप बड़ी 3 महीने वाली इंटर्नशिप है, तो वो सारे को आप इसमें ही इंटीग्रेट कर दो, कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन प्रोजेक्ट है तो हम अलाउ भी करेंगे। इलेक्ट्रिकल में से तो मैं अभी से बोल देता हूँ, करेंगे हम। बाकी आप अपने हेड के कांटेक्ट कर ही सकते हैं और उसको अपना प्रेजेंटेशन दे ही सकते हैं, उसको कन्विंस कर ही सकते हैं। चलिए, तो देखो क्वेश्चन आता है तो बातों में से बातें निकलती है, इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो मैं अपनी बातें समअप करूंगा पूरा, फिर से एक बार आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए, तो फिर से एक बार मैं कंक्लूड करता हूं। पहले मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपका जो पूरा स्टडी है 25 इयर्स का, उसके बाद में भी आपको कुछ भी हाथ नहीं लगता। ऐसा ही लगता है कि बाहर की दुनिया अलग है, ये एजुकेशन अलग है, उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, देखा है, पढ़ा है और कुछ कुछ प्रैक्टिकल किया है ना। उससे ज्यादा आप आगे बढ़े ही नहीं है। और हर चीज का एक लिमिटेशंस होता है। मैंने कहा सिलेबस से लेके एग्जाम से लेके, है ना, आपके रिजल्ट तक का। तो जो भी कुछ आपको रिजल्ट मिलता है वो एक अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो पूरा नहीं है ना। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर लेते अपने नॉलेज को, है ना, अप्लाई करते करते आपको पता चलेगा कि ये मेरा गैप है। ऐसा ही सुन के ही हम ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे सारा आ गया, है ना, लेकिन ये तो जर्नी स्टार्ट है ना। सुनना और पढ़ना तो जर्नी की शुरुआत है ना। और बाद में एक ऐसे लेवल तक कि इसको आप सारी चीज को देख पाए और इनोवेशन लेवल तक पहुंच जाए, है ना। इंडक्शन मोटर में एक एक चीज आपको पता चल जाए, ट्रांसफार्मर में एक एक चीज पता चल जाए, अल्टरनेटर में एक एक चीज पता चल जाए, है ना। कुछ भी हो, आपको बुक की शब्दों की भी जरूरत ना पड़े, पूरी चीजें पिक्चर से ही काम चल जाए, है ना। पूरी चीजों का पिक्चर ही माइंड में बन जाए, उस लेवल तक आप पहुंच जाए, तो आपका अध्ययन पूरा हुआ, है ना। वो पूरा कब होगा? जब आप कुछ चैलेंज हाथ में लेंगे, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, वरना तो आपको मैच देखने में ही मजा आएगा, है ना। आपको नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने का ही मजा आएगा, अमेज़न में सीरीज देखना ही मजा आएगा, है ना। तो उसमें मजा आएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर वहां पे ही दिखाई देगा, यहाँ पे भाषा और टैक्स ही रहेगा। जब यहाँ पे भी आप पिक्चर देखना चालू कर दो, है ना, तभी आपको मजा आएगा। तो एक अध्ययन आधा अधूरा है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, एक नीड को पहचानो, नीड पे अपना आइडिया लगाओ और उस आइडिया पे काम करो, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक, है ना। बाद में ऐसा लगेगा कि और भी आगे बढ़ाना है तो पढ़ने के बाद भी आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि नहीं अब
मुझे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन यहाँ आइडिया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने इतना एक्वायर कर लिया है कि अब मैं ये कर पाऊंगा। तो एक बेसिकली नीड स्टार्टअप की है ना, कि स्टार्टअप के बिना चलेगा नहीं। मैंने वो भी वर्ड यूज किया, टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, है ना, ऐसा वर्ड भी यूज किया। अब दूसरा ये कि स्टार्टअप क्या है, तो स्टार्टअप ये है कि जिसमें कोई इनोवेशन हो और जिसको आप स्केल अप करो, है ना। कोई प्रॉब्लम में आप, मैंने कहा ना, आप उसकी, अभी मार्केट में कोई चीज है तो उसकी कीमत आप घटा दो, उसमें जो एफर्ट लग रहे हैं वो एफर्ट घटा दो, है ना। तो वो आपका श्रम घटे, आपका समय घटे, या तो आपका पैसा घटे, तो वो भी एक इनोवेशन है। इनोवेशन के कुछ एग्जांपल भी मैंने दिए। इनोवेशन यानी इन्वेंशन नहीं है ना। एक लगेज पे एक व्हील लगा देना भी बहुत बड़ा इनोवेशन था, बहुत बड़ा इनोवेशन था। तो छोटी सी बातें भी इनोवेशन में हो जाती है ना। एक मैंने यहाँ पे छोटा छोटा आइडिया भी मेरा कभी कभी इतना काम लग जाता है तो बच्चों का रिजल्ट बहुत बड़ा भी आ जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद भी बच्चों का रिजल्ट नहीं बढ़ता, और छोटी आइडिया से भी बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़ जाता है, ऐसा मैंने देखा। तो इनोवेशन यही है ना। या तो एक गेम के रूल चेंज करो, या तो पूरी गेम चेंज करो। अब वो स्टार्टअप के लिए चाहिए क्या आपको, तो चाहिए क्या, मेरे को आइडिया, नीड चाहिए, आइडिया चाहिए, टीम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मेंटर चाहिए, पैसा चाहिए, और मेरा अपना टाइम और एनर्जी चाहिए। इतनी चीजें चाहिए। उसमें से मेंटर हम देंगे, पैसा हम देंगे, टीम आपको ढूंढना होगा, नेटवर्क भी हम देंगे, है ना। आइडिया आपका है, टीम आपकी है, वो सब आपका है। अब आइडिया से लेके प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, तो कि नीड, आइडिया, कॉन्सेप्ट, टीम, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बाद में प्रोटोटाइप, बाद में मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बाद में प्रोडक्ट। बस कुल मिला के इतना कहना चाहता था, कहानी खत्म, है ना। और पैसा हम यहाँ कैसे देंगे आपको, थ्रू SSIP देंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, 3-4 महीने तक तो आपने जो DE में काम किया है तो 3-4 महीने हो ही गए, तो वो फॉर्म भर के दो, है ना। फॉर्म बहुत सिंपल है, 2-3 पेज का है, उससे ही घबरा गए तो आना ही नहीं, है ना। मैंने कहा ना, एक एक स्टेज है। फॉर्म भरते वक्त भी ऐसा लगेगा कि यार ये फॉर्म भरो, बाद में फॉर्म में रेक्टिफिकेशन करो, ये गलत है, वो गलत है ना, वो करो। बाद में कमेटी के साथ प्रेजेंट करना है, PPT बनाओ, प्रेजेंट करो। कमेटी बोलेगी ये अभी थोड़ा कम है, दूसरी बार आना, दूसरी बार बुलाएंगी, ओके कर दिया, फिर दूसरी कमेटी के पास, वो एक ही बार में पास कर देगी। पहली कमेटी से पास हो गए तो दूसरी से होने ही वाला है। 95% होते हैं, 5% चले जाते हैं सीट। दूसरी से हो गया तो बाद में अब पैसा लेना है, तो पैसा भी प्रोसीजर से लेना है ना। तो वो ठीक प्रोसीजर मेंटर से समझो कि क्या करना है सर, है ना। देखो, है ना, अपने किससे कैसे बात करनी है। पैसा किसी से निकालना है, पैसा कोई ऐसे निकाल के देगा नहीं आपको। अगर पैसा निकाल लिया किसी के पास से, यानी आपने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे प्रमाणित कर दिया, बहुत बड़े लेवल पे आपने अपने आप को प्रूव कर दिया। क्योंकि पैसा लिया किसी से, वो भी मुफ्त में, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपने पैसा लिया तो फंसे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप छोड़ के चले जा सकते हैं कि सर अब मुझे नहीं करना है तो मैं पैसा वापस नहीं मांगूंगा। पैसा कोई वापस देना नहीं है ना। अगर जाना है तो वो प्रोजेक्ट के लिए जो चीजें खरीदी है वो वापस दे देनी है कि सर ये ले लो, अब मेरे को नहीं चाहिए, वो हम किसी और को दे देंगे, बस इतना है ना। तो पैसा वापस करने की कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मिल रहा है तो चलो ले लो, ऐसे हम देंगे नहीं। ईमानदार होंगे आप, जेन्युइन होंगे तो ही पैसा देंगे, बाकी एक पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा निकलवा लिया, यानी आपकी बहुत बड़ी एबिलिटी है, आपने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे प्रूव कर दी। जब ये चीज आप अपने CV में लिखेंगे, है ना, और वो जो इंटरव्यू लेने वाला देखेगा तो पहले तो आपके स्टार्टअप पे ही पूछेगा, यानी आपका इंटरव्यू फिक्स हो गया। कोई टॉपिक नहीं पूछेगा, स्टार्टअप पे ही पूछेंगे। और उसमें आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया और ये बताया कि देखो मैंने 50,000 रुपये लिए, तो आपको जॉब तो मिलनी ही मिलनी है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यानी यू आर ऑल्सो सिक्योरिंग योर जॉब। प्लान B इज दैट
लेकिन अगर जेन्युइनली स्टार्टअप का कीड़ा माइंड में है तो जॉब भी आप 3-4 साल के बाद छोड़ देंगे और अपना ही स्टार्टअप या तो बिजनेस करेंगे, है ना? ऐसे लोग मैंने देखे। बच्चे अभी यहाँ से गए हैं लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि सर हम स्टार्टअप ही करेंगे, भले अभी हम जॉब कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम थोड़े पैसे इकट्ठे कर ले, है ना, क्योंकि स्टार्टअप में थोड़ा टाइम जा रहा है, इसीलिए हो जाए 10-15 मिनट पची। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, वरना मैंने तो आज देखो 20 मिनट्स जल्दी कंप्लीट कर दिया है ना? सर अटेंडेंस ने फीडबैक फॉर्म, अशेष सर, सुनील सर। हाँ सर, एटेंडेंस લઈ લીધી છે, ફીડબેક ફોર્મ મૂકી દઈએ, ચેટ બોક્સમાં મૂકીએ છે. All the participants are requested to fill the feedback form immediately. If there is a no question, then we can after filling this form we can leave. हेलो सर। हाँ बताओ सर जब प्रोजेक्ट बन गया तो प्रोजेक्ट SSIP कमेटी को देना है? देखो ऐसा कोई जरूरी है नहीं, है ना, कि वो तो वो टाइम टू टाइम हम सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन मोस्टली ऐसा समझ के चलो अगर कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में है और आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले जाना है, क्योंकि आपको क्या है कि किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए वो ले जाना है, तो फिर आप ले जा सकते हैं, वरना बाद में आप छोड़ ही देने वाले हैं तो फिर आपको यहाँ देके जाना है। अगर उसकी आप एप्लीकेबिलिटी बता दें, उसका यूटिलिटी बता दें कि नहीं मुझे ये काम है और इससे मेरा आगे कुछ होने वाला है, कुछ वो मुझे काम लगने वाला है ना, तो अलग बात है, तो हम वो केस टू केस देखेंगे, बाकी तो आपको रख के जाना है, लेकिन उसमें किसी को कोई दिक्कत होती नहीं है ना? हाँ सर, ओके सर। अभी तक ऐसे 5 लाख रुपए यहाँ से बच्चों को दिए हुए हैं, 5 लाख यूज किए हैं, उसमें से करीब करीब 3 लाख बच्चे को दिए हैं, 2 लाख दूसरे में यूज हुआ है, लेकिन 3 लाख रुपए करीब करीब बच्चों को दिए हैं हमने, है ना? एक्सक्यूज मी सर, हाँ फीडबैक फॉर्म મૂક્યું છે, ચેટ બોક્સમાં ફીડબેક ફોર્મ પ્લેસ કરેલું છે. You may see feedback form in chat box. All the participants are requested to fill the feedback form. हेलो सर। Yes. हाँ बोलो। चैट बॉक्स में ऑप्शन નથી દેખાતું, चैट बॉक्स નથી દેખાતું. Is it? ना। हेलो विशाल सर। हाँ बोलो बोलो भाई। अगर हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में, तो मतलब कौन सी जगह से मतलब स्टार्ट, हाँ यहाँ से मतलब इस स्टेप से स्टार्ट करें, फिर दूसरा स्टेप के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस मेन चीज होता है। तो आवाज ड्रॉप हो रहा है बेटे, तेरा आवाज ड्रॉप हो रहा है, आवाज ड्रॉप हो रहा है, ठीक से जरा माइक लगा के फिर से बोलो, है ना, क्योंकि आवाज बीच बीच में ड्रॉप हो गए। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो कहाँ से मतलब स्टार्टअप करें, कोई भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब कोई भी मेन पॉइंट। एक्सपीरियंस तो आप जब भी स्टार्ट करते हो तो कि एक स्टार्टअप का मतलब भी ये है कि स्टार्ट करना है ना, कहीं से भी एक नीड को पकड़ो, है ना, आप कोई भी एक नीड को पकड़ो, आपका डीई का प्रोजेक्ट है या तो कोई और नीड पकड़ो, नीड को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आप देखो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है ना, आईओटी में देखो कि आपको ऑटोमेशन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है ना, सारी चीजें आईओटी से चलने वाली है, 4G उसको ही बोलते हैं। मशीन लर्निंग में देखो कि आपने लर्न करा दिया, अभी मैंने यहाँ से बोला, और फीलिंग फैन और सीलिंग फैन ऐसी ऐड भी आती है ना, तो उसमें भी अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, प्लेंटी ऑफ, आदमी मिल नहीं रहे, प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही है ना, बहुत अपॉर्चुनिटी। तो कहीं से भी आप जहां पढ़ रहे हैं वही टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई गैप फाइंड करो। कॉलेज में देखो तो यहाँ पे अभी देखो ऑनलाइन एग्जाम हम नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन एग्जाम का कोई सॉल्यूशन निकालो, एक नीड है कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम ली जाए,
है ना। अभी ऑनलाइन एग्जाम लिया तो सबका ए ग्रेड ही आता है, यानी समझ में आता है कि क्यों ए ग्रेड आया। ऑफलाइन लिया तो उसका सीसी ग्रेड आया या तो एफएफ आ गया, लेकिन ऑनलाइन में ए आ गया। तो एक कितना बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो क्या सॉल्व नहीं कर सकते हम, है ना। तो वो सॉल्व करो, यानी आप देखेंगे तो कितने सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाला है नहीं, ले और है तो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। तो देखो, आप ऐसे देखो, आप अपनी कॉलेज में देखो तो मैंने देखा कि कितनी सारी टंकियां ओवरफ्लो हो रही है ना। अब देखो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्टल में है तो हॉस्टल में कितने सारे प्रॉब्लम है। बच्चे कंप्लेन करने आते हैं लेकिन बच्चे खुद सॉल्व नहीं करते। देखो, इंजीनियर के प्रॉब्लम कोई और सॉल्व करेगा तो बात खत्म हो गई, आप इंजीनियर है नहीं, है ना। तो और हर एक के रूम में देखो तो कितना गंदा रूम, यानी आप देखेंगे तो आप हर जगह पे प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ उसको सेंस करना है। देखो, वो सारी बातें मैंने नीड कहाँ से पता चलती है, वो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा है। वैसे मैंने एम्पैथी के बारे में आपको बताया ही नहीं है ना, क्योंकि ये थोड़ा कम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कम रहेगा और एक ही साथ में मैं सारी चीज़ें बोल जाऊंगा तो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो थोड़ी ही बोलना है। तो ये पता चलेगा, एम्पैथी से पता चलेगा, है ना। एम्पैथी का मतलब क्या है, एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी, 3 वर्ड है। एपैथी यानी कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सिंपैथी यानी कि किसी का दुख है तो मुझे फील होता है, लेकिन एम्पैथी यानी कि किसी का परानुभूति, है ना, कि दूसरों का दुख मेरा ही दुख है ऐसा मैं मान लेता हूँ, है ना। मैं इतना टच हो जाता हूँ, है ना, कि ये स्टीव जॉब ने कहा है कि जब तक एम्पैथी नहीं है तब तक स्टार्टअप नहीं है। जब तक आप टच नहीं हो जाते, है ना, किसी का प्रॉब्लम है और आप टच नहीं हो जाते, आप स्टार्टअप बना नहीं पाएंगे, है ना। पैसा, प्रसिद्धि, पद बहुत छोटा मोटिवेशन है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक लेवल तक ही मोटिवेशन है, एक लेवल के बाद आगे बढ़ना है तो एम्पैथी ही है ना, जिसको हम इंसानियत भी बोल देते हैं कभी कभी। तो एम्पैथी जब तक नहीं होगी, जब तक आप फील नहीं करेंगे। देखो, ये मेरे कॉलेज के बाद ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि कभी ना कभी 1-2 तो एक्सीडेंट हो भी चुके हैं, है ना। और कभी ना कभी ऐसा लगता है कि अपने बच्चे जब कॉलेज स्टार्ट होगी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है नहीं, इतना बड़ा प्रॉब्लम, है ना। बनाने से पहले ये पूरा ब्रिज बन गया, उससे पहले भी किसी ने सोचा नहीं, और अब जब बन गया तब भी कोई सोच नहीं रहा, है ना। किसी का कोई अपना जाएगा और किसी को एम्पैथी होगी। अभी तो एम्पैथी ही है, मुझे क्या, मेरा क्या, है ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं। सिंपैथी ज्यादा से ज्यादा है, एम्पैथी जब तक नहीं होगी तब तक आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, और एम्पैथी होने के बाद आप रुकेंगे नहीं, है ना। स्टीव जॉब ने देखा कि इंडिया में लोगों को म्यूजिक का, तब वो इंडिया में था, है ना, हिमालय से वो वापस जा रहा था और पूरा इंडिया का भ्रमण कर रहा था, तो उसने देखा कि इतना बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर लेके लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसने आईपॉड बना दिया, है ना। तो वहां से उसकी एम्पैथी जगी, और बाद में तो स्टीव जॉब ने क्या किया आपको पता है। और अब इलॉन मस्क, उसने अपनी सारी पैटेंट है उसको पब्लिश कर दिया फ्री में कि कोई भी यूज कर सकता है ना। और देखो, ये फाइजर वाले ने अपनी जो वैक्सीनेशन बनाई वो नहीं दे रहे, है ना। अगर वो दे देते हैं तो पूरी दुनिया बना लेगी उसके लिए वैक्सीन, लेकिन वो नहीं दे रहे। और ऐसे इलॉन मस्क भी है कि उसने दे दिया क्योंकि इतनी एम्पैथी है कि जाओ, जिसको जो बनाना है वो बनाओ मेरी पैटेंट का यूज करके। तो स्टार्टअप का बेसिक रूल ये है, एम्पैथी। जब तक तुम्हें फील नहीं होगा कि ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा, जब तक किसी नीड से तुम टच नहीं हो जाते, है ना। मैंने टच शब्द इसीलिए यूज किया कि परानुभूति नहीं फील होती, तब तक स्टार्टअप करना मुश्किल है ना। जैसे कार्बाइड से हम कैरी मैंगो को पकाते हैं ना, ऐसे ही मैं अभी कर रहा हूँ, है ना, कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन वो इतनी देर तक ही चलेगा, जब तक आप टच नहीं होंगे तब तक आपका स्टार्टअप नहीं बनेगा। तो ये बात याद रखनी है आप।
तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, उसमें से ही ये एम्पैथी निकल आया, वरना ये सारी बातें मैं नहीं बोलने वाला था। तो शायद मैंने आंसर दे दिया आपको। देखो एक अभी का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दिल्ली में एक बच्ची ने एक बढ़िया सी लगेज की डिजाइन बनाई, लगेज की, है ना। वो शायद बहुत बड़ी कंपनी ने उसको वो डिजाइन को परचेस कर लिया। ये करीब करीब 4-5 साल पहले की बात है ना। वो बच्ची यानी वो स्कूल में ही पढ़ती थी। तो उसने क्या देखा कि उसके फादर रोज अप डाउन कर रहे हैं और इतने थके हुए हैं क्योंकि उसको बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। तो उसने एक ऐसा लगेज डिजाइन किया कि वही चेयर बन जाए, है ना, और वो उसके ऊपर बैठ जाए। और वो स्कूल के प्रोजेक्ट में उसने बना के दिया, है ना। बाद में तो किसी ने बताया तो उसने पैटर्न कर दिया डिजाइन को, और वो डिजाइन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद ली। जिसको देखो उसको एम्पैथी आ गई, है, उसको एम्पैथी आ गई। वो दशरथ माझी का भी एक केस है ना। जब उसकी बीवी मर गई पहाड़ से गिरकर, उसको मेडिकल सर्विस नहीं मिली, तो उसने खुद दशरथ माझी करके टाइप करना, आप पूरी कहानी मिल जाएगी आपको, कितना बड़ा बदलाव ला दिया उसने, है ना। तो जब तक एम्पैथी नहीं होती तब तक नहीं होगा। ये जो स्टार्टअप करने वाले होते हैं ना, वो उसको इतना दिन रात काम करते हैं, 18 आवर्स काम करते हैं, 18 आवर्स दिन में, है ना। उसको कुछ सूझता ही नहीं है ना। इतना उसको मजा आता है स्टार्टअप करने में, इतने ओतप्रोत हो जाते, ओतप्रोत हो जाना, है ना, यानी प्रेम में गिर जाना, है ना। वो ओतप्रोत हो जाते हैं उसके अपने स्टार्टअप में, अपने आइडिया, है ना। और वो अपना डेस्टिनेशन भी बना लेते हैं। बाकी पैसा, प्रसिद्धि, पद तो वो साइड में आ ही जाता है, वो तो उसकी बाई प्रोडक्ट है। तो चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ સર પેલું લિંક મેં મૂકી છે, સ્ટુડન્ટ્સ તમને લિંક ફીડબેક ફોર્મની લિંક દેખાય છે ને ચેટ બોક્સમાં મૂકી છે? હવે नो सर। સર ચેટ બોક્સ જ નથી દેખાતું। सर हम गेस्ट के रूप में ज्वाइन हुए। કઈ નહીં સર, હવે ના દેખાતો હોય તો કોઈ બીજી રીતે આમાં સર એ લોકો, હા, ચેટ બોક્સ જ નથી દેખાતો એટલે અમી મેડમ કોઈ આઈડિયા છે તમને? વોટ્સએપ ગ્રુપ પર મોકલી દો સર, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી દો તો ચાલશે। વોટ્સએપ ગ્રુપમાં બધા ભરી દેશે ભાઈ। હા, અટેન્ડન્ટ જેટલા હોય એટલા ભરે સારું ને, એટલા માટે। એક મિનિટ, હા યાર, લગતા ના પાવે ને। કઈ નહીં સર, તો કયો તો સારું થાય। એક મિનિટ, અહીંયા સર હું ફરીથી ટ્રાય કરું છું, સુનિલ સર। વેઇટ ફોર 2 મિનિટ્સ ઓનલી। હા, હા, મને પણ સર ચેટ બોક્સ નથી દેખાતો। હા, એવું છે? ઓકે સર, મોબાઈલમાં છો એટલે જ? હા, ક્યાંય એવું નથી। એમાં એવું હોય કે બહારની જો કોઈ બી લિંક આવી હોય ને, જે આપણા જે કોલેજની લિંક હોય એનાથી કોઈ બહારથી આવે ને, તે માટે ચેટબોક્સ અવેલેબલ ન હોય। નહીં, મેં એકચ્યુઅલી આ લિંક તો કોલેજમાંથી જ જનરેટ કરી, એટલે કોલેજના આઈડી સર જે બધા છે ગેસ્ટ તરીકે જોઈન થયા હશે, એવું હશે। કઈ નહીં સર, જેટલાને દેખાય એટલાને ભરાઈ દો, અને બાકીના બધાને હેતલ મેડમ ને પૂછો। હેતલ મેડમ કઈ આઈડિયા છે? હા, હવે આના પર લિંક શેર કરો, એને મળવી જોઈએ, એટલે થોડીક આપણી મહેનત જશે પણ મળશે ખરી। અચ્છા, ભારતી અમિત કુમાર છે, એમને ચેટ લિંક મળી? નો સાહેબ, જો ચેક કરે એમને કે તારું સર બધાને ઈમેલ મોકલી દેવાના, એવું હોય તો જેટલા એટેન્ડન્સમાં ઈમેલ આવ્યો હોય ને રજિસ્ટ્રેશનમાં, એવું કરજો। સારું, ચાલો ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, ઓકે સર, વાંધો નહીં। કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો બોલો, નહીં તો આપણે લીવ થઈ જઈએ। વિશાલ સર। હા બોલો સર, હમણાં 7મા સેમિસ્ટરમાં જે સમર ઇન્ટર્નશિપ હતી એમાં મેં એક મિની પ્રોજેક્ટ બનાવેલો। હા સર, એમાં ડિઝાઇન એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટ આવે કે સેકન્ડ યર અને થર્ડ યરના જે સ્ટુડન્ટ હોય એ લોકો તેમાં જે કેનવાસ બનાવે
જે ફિઝિકલ ફોર્મમાં મેં એને આખું ડિજિટલ બનાવી દીધું કે છોકરાએ જે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ એ લોકોએ ફિઝિકલ મોડમાં નહીં અને એને ડિજિટલ મોડમાં એટલે કે એના કોમ્પ્યુટરમાં જ બનાવવા માટે એક મેં વેબસાઇટ બનાવી દીધી સર. સર તો એ મારે પબ્લિકલી આખી જીટીયુ ના સ્ટુડન્ટ માટે પબ્લિશ કરવું હોય એ વેબસાઇટ તો સર મારે કોઈ જીટીયુ પાસેથી કોઈ પરમિશન લેવી પડે? તું પબ્લિશ કરતા પહેલા આવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં છે પહેલા તું જો, નહીં તો પહેલા એને ડિઝાઇન કે પેટન્ટની ટ્રાય કર. ના સર, એક પણ એવી વેબસાઇટ નહીં મેં માર્કેટમાં બહુ જોયું મેં સર. હા તો તું પહેલા આ જે કોન્સેપ્ટ છે ને એને પેટર્ન કર, નહીં તો શું થશે કે પછી કોપી કરીને પછી આના પર તો તું પાછળ રહી જશે અને બીજા બધા કોપી કરી લેશે. હા સર. તો આપણે પેલા અમિત કુમાર સરનું તે ભરેલું સેશન? હા સર ભરેલું સર, અમદાવાદના સર એ સર હતા ને એ સર ને. હેલો સર. હા તમે અમિત કુમાર સરનું સેશન ભરેલું? હા સર ભરેલું. તો એમની હારે વાત કરીને આપણે તમને, અથવા તમે એક કામ કરો કે એકાદ વખત છે ને અમને એવું હોય તો પર્સનલ લેવલે તમારા કોણ છે ગાઈડ કોણ છે? સર દેવેન્દ્ર સર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના. હા તો તમારા ગાઈડને અને એને એકવાર ડેમો આપો, હું પણ એવું હોય તો આવીશ, અને એવું લાગે તો આપણે એમને તમને મળાવીને પેટર્ન થતી હોય તો પહેલા પેટર્ન કરાવો અને પછી આગળ વધો. તો શું થશે કે પછી માર્કેટ આવી જશે બહુ. બરાબર? તો દેવેન્દ્ર સરને વાત કરો તમે, અને હું પણ એવું હોય તો આવીશ, તમે ખાલી એકવાર મને બતાવી જોજો. બરાબર? મારે ખાલી એટલો જ ઇન્ટરેસ્ટ છે કે પેટર્ન, અને પછી આપણે અમિત કુમાર સર હારે તમારો કોન્ટેક્ટ કરાવીશું, અને જરૂર લાગશે તો આપણે કયા શેમાં ડિઝાઇનિંગમાં પેટર્ન થાય કે શેમાં પેટર્ન થાય, કયા બેનર પર, એ પૂછીને એમાં આગળ વધશું. બરાબર? યસ સર. હા. અને આ તો તે તારી પ્રોડક્ટ બનાવી છે એની કોઈની મંજૂરી લેવાની ના હોય, ઉલટાનું તારે અત્યારે એને પેટર્ન કર્યા પહેલા હાઈડ કરવાનું હોય, બીજું કંઈ નહીં. બાકી જીટીયુની ને એવી કોઈ મંજૂરી નહીં, તે તો તારી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રોડક્ટ બનાવી છે ને, એમાં જીટીયુને કઈ લેવાની પસંદ જરૂર નથી. બરાબર? કઈ નહીં, વધુ આપણે પછી વાત કરીએ છીએ. અત્યારે આ પ્લેટફોર્મ પર બધું લીક થઈ જાય ને એટલે પછી વાત કરીએ. હા હા સર. બીજું કઈ બોલો? બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય કોઈને તો બોલો. ચાલો તો લીવ થવું હોય તો થઈ જાવ, કેમ કે કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી તો લીવ થઈ શકો છો. ચલો બાય. થેન્ક યુ સર. બાય બાય. યસ. એક મિનિટ સર, હાલો એક મિનિટ. એ લોકો અહીંયા છે રજીસ્ટર કરાવી દે, મેન્ટર શોધી લે અને બધા રજીસ્ટર કરાવી દે.